यह क्लासेस नटराज सीरीज का हिस्सा है यानी न्यूली एडेड टॉपिक्स इन आरएएस जिनको नए पैटर्न के हिसाब से कवर किया जाएगा। यह पूरी सीरीज यूट्यूब पर उपलब्ध करवाई जाएगी। इन क्लासेस से संबंधित पीडीएफ व नोट्स आपको सरमिक एकेडमी के ऐप पर नटराज कोर्स में केवल 1 रुपये में प्राप्त हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट अवश्य देखें। तो अब मुझे ये बताओ, हम जो बात कर रहे थे जेनेटिक्स में, और जेनेटिक्स में हम जो जेनेटिक डिजीज की बात कर रहे थे, और यहां तक तो हमने पढ़ लिया था कि जेनेटिक जो डिजीज है इसमें हम एक तो बात कर रहे थे क्या, क्रोमोसोम्स वाली। ठीक है, क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स में भी हमने दो भागों में बांटा कि एक तो क्रोमोसोम की संख्या, मतलब एक तो इसकी संरचना स्ट्रक्चर के बारे में, एक हमने इसकी देखी संख्या, किस संख्या के आधार पर कौन कौन सी बीमारियां होंगी। इसको हमने दो भागों में बांटकर हमने पढ़ा है। ओके, दूसरा हम इसको एक दूसरा जो जीन से संबंधित हमने एक इसका विभाजन किया था, है ना, जिसको हम जीन म्यूटेशन बोल रहे थे। हम क्या बोल रहे थे? जीन म्यूटेशन। ठीक, तो जीन म्यूटेशन के बारे में हम थोड़ा सा बात करना चाह रहे थे। तो देखो, जो जीन म्यूटेशन है, जीन म्यूटेशन से संबंधित भी हम इसको भी दो भागों में बांटेंगे और फिर पढ़ेंगे। दो भागों में कैसे बताओ? क्या, एक तो कौन से वाले क्रोमोसोम? ऑटोसोम, और एक कौन से? एलोसोम। तो एक हम बात करेंगे ऑटोसोम्स की और एक हम बात करेंगे एलोसोम्स की। ओके, अब देखो हमने यहां तक क्या क्या पढ़ लिया था। हमने इसकी जो संरचना के बारे में पढ़ लिया, जो संरचना में जो परिवर्तन होगा इसके बारे में हमने पढ़ा। और संरचना में जो परिवर्तन होगा वो हमने क्या क्या पढ़ा है संरचना के बारे में, कि सर 4 तरह से संरचना में चेंजेस हो सकता है। कितनी तरीके से? 4 तरीके से। बताओ मुझे एक बार, संरचना में क्या है? डिलीटेशन हो सकता है क्या? वेरी गुड। और क्या? डुप्लीकेशन। वेरी गुड, डुप्लीकेशन हो गया। और क्या होगा? और इन्वर्जन हो गया, इन्वर्जन हो गया। ठीक है, और क्या हो गया? और ट्रांसलोकेशन हो गया, मतलब विलोपन हो गया, द्विगुणन हो गया, प्रतिलोमन हो गया और स्थानांतरण हो गया। 4 चीजें हो गई। ओके, तो इसका मतलब ये जो 4 चीजें, इनके आधार पर हमने क्या पढ़ा था कि जैसे मान लो ये कोई गुणसूत्र है, और ये जो गुणसूत्र है इस गुणसूत्र में इसकी संरचना में कुछ कुछ बदलाव हो रहे। ये 4 तरीके से बदलाव है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप का भी आ जाए कि किसी गुणसूत्र की संरचना में जो बदलाव होते हैं, परिवर्तन होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है प्री में। तो संरचना में हमको 4 तरीके का बदलाव देखे हमने अभी तक। तो 4, डिलीटेशन हो गया, डुप्लीकेशन हो गया, इन्वर्जन हो गया और ट्रांसलोकेशन हो गया। इन चारों के आधार पर हमने क्या पढ़ा था कि जो संरचनात्मक रूप से ऐसे कुछ, हमने 3 बीमारियां पढ़ी थी। तो बताओ मुझे एक बार क्या क्या थी। नंबर 1 बोलो, फिलोडेल्फिया 22। बोलो एक बार जोर से, सब बोलो, फिलोडेल्फिया 22। दूसरी कैट्स क्राई, और तीसरी क्या? बर्किट का लिम्फोमा। क्या थी? बर्किट का लिम्फोमा। बर्किट का लिम्फोमा, ये हमने पढ़ लिया, बर्किट का लिम्फोमा। और इसमें हमने क्या देखा कि भाई ये जो 22 है ना, फिलोडेल्फिया 22, ये फिलोडेल्फिया 22 एक प्रकार का रक्त कैंसर है। क्या है? एक प्रकार का रक्त कैंसर है, जिसको हम बोलते हैं क्या? ल्यूकेमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया, न कि ल्यूकेरिया। ल्यूकेरिया क्या है? ये एक प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। क्या है? प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। ओके, जो फिलोडेल्फिया 22 है, इसमें क्या हुआ था कि 22वां जो क्रोमोसोम है वो टूटा और किस पर चला गया? 9th पर। ओके, कैट क्राई में 2 पोजीशन बताई थी मैंने आपको। क्या? 2 बात चीजें बताई थी। एक तो ये कि जो 5वां जो गुणसूत्र है, इसकी इसकी ऐसे जो जो छोटी वाली भुजा है वो टूट करके गायब हो जाए, एक तो। दूसरी, या ये जो 5वीं जो भुजा टूटी है किस पर चली जाए? 15वें पर चली जाए। एक ये स्थिति हमने देखी थी। और बर्किट का लिम्फोमा में हमने क्या देखा था कि 8वां जो क्रोमोसोम ये टूटा और किस पर चला गया? 14वें। यहां पर आपने सीखा। तो इसमें आपने देखो, फिलोडेल्फिया 22 क्या है? एक प्रकार का रक्त कैंसर है। ये भी बर्किट का लिम्फोमा भी एक प्रकार का रक्त कैंसर है। और कैट्स क्राई है, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो कैट्स क्राई है, इसमें जब ये 5वां जो क्रोमोसोम की भुजा गायब हो जाए या 5वां टूट करके 15वें पर चला जाए, तो इसकी वजह से बच्चा बिल्ली की आवाज की तरह रोता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो लैरिंग्स जो होती है ना, यहाँ पे जो स्वर यंत्र, उसमें म्यूटेशन की वजह से वहां पर गड़बड़ हो जाता है।
तो वो क्या है कि इस गड़बड़ की वजह से वो इस बच्चे की तरह होता है, तो उसको इस वजह से इसका नाम ही यही दे दिया। तो ये हमने पढ़ लिया था फिलोडेल्फिया कैटकराई बर्केट का लिम्फोमा। फिर हमने बात करी थी किसके ऊपर, संख्या के ऊपर। बताओ किसके ऊपर बात करी थी, बोलो, संख्या के। और संख्या में हमने क्या दो भागों में बांट के पढ़ा था, एक तो ऑटोसोम और एक, याद करो, ऑटोसोम और गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर। एट ऑटोसोम, और दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं ना, एक तो ऑटोसोम एलिंग गुणसूत्र होते हैं और एक क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं। ऑटोसोम है वो कितने होते हैं, 22 पेयर, और वो एक पेयर कौन, लिंग गुणसूत्र एक पेयर होता है, एलोसोम एक पेयर होता है, और ऑटोसोम कितने होते हैं, 22 पेयर होते हैं। ये हमने पढ़ा। तो और हमने ये भी पढ़ा था कि जो गुणसूत्र हैं वो कितने हैं कुल टोटल संख्या में, कितने होते हैं, 46 होते हैं। और इस 46 गुणसूत्र को हम क्या बोलते हैं, कैरियोटाइप। क्या बोलते हैं, कैरियोटाइप। बताया था क्या आपकी बात, बताया था क्या, हाँ, कैरियोटाइप बोलते हैं इसको हम, कैरियोटाइप। इसको कोई टेंशन मत लो, मैं दोबारा बताऊंगा आपको जेनेटिक्स दोबारा, लेकिन अपन को अभी आ गया ना इसमें, तब मैंने आपको बता दिया। तो जो 46 जो गुणसूत्र होते हैं इनको हम कैरियोटाइप बोलते हैं, और जो अगुणित गुणसूत्र होते हैं, हैप्लोइड बोलते हैं, उनको हम जीनोम कह देते हैं। ये तो बताया था आपको, जीनोम है ना। तो जीनोम का मतलब अगुणित गुणसूत्र। किसी आपसे एग्जाम में ऐसे आ जाए प्री में कि किसी भी जीव में हैप्लोइड क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, जीनोम। मतलब अगुणित गुणसूत्र की संख्या को क्या बोलेंगे, जीनोम कहेंगे। क्या कहेंगे, जीनोम। और द्विगुणित होंगे तो उसको क्या बोल देंगे, कैरियोटाइप। तो उसको क्या बोल देंगे, कैरियोटाइप का मतलब कुल गुणसूत्रों की संख्या। कैरियोटाइप का मतलब क्या है, कुल गुणसूत्रों की संख्या। और कैरियोटाइप में हम क्या देखते हैं, वे कैरियोटाइप में ये देखते हैं कि गुणसूत्र की संरचना कैसी है, गुणसूत्र की संख्या कैसी है, गुणसूत्र की मोर्फोलॉजी ऐसे ऐसे व्यवस्थित करेंगे तो इसका आकार कैसा है, इसको छोटे आकार से बड़े आकार में हम व्यवस्थित करते हैं। इसमें हम देखेंगे डीएनए कितने हैं, जीन कितने हैं, ये सब जो अध्ययन करते हैं वो कैरियोटाइप के अंतर्गत करते हैं। कैरियोटाइप का मतलब है कि दोनों, मतलब हैप्लो जो माता से और पिता से आके मिल गए तो 46 गुणसूत्र हो गए। तो 46 गुणसूत्रों का जो लेखा जोखा है वो कैरियोटाइप कहलाता है। यदि प्री में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कैरियोटाइप का मतलब क्या है, तो क्या बताओगे, कुल गुणसूत्रों, किसी भी जीव में कुल गुणसूत्रों की जो संख्या होती है उसको हम कैरियोटाइप बोलते हैं। और ये कितना है, मानव में 46 है। जैसे गेहूं है तो उसमें 42 है, जैसे प्याज पढ़ोगे तो उसमें 16 है। तो वो तो हमको ऐसे याद रखने की जरूरत है नहीं, लेकिन मानव का तो हमको याद रखना है कि भाई 46 गुणसूत्र है, और 46 गुणसूत्रों में ये सारे के सारे कैरियोटाइप कहलाते हैं। इन कैरियोटाइप में हमको क्या पढ़ना है कि भाई ये जो कैरियोटाइप इसमें जो आधे हैं वो पिता से आते हैं, आधे माता से आते हैं। जो आधे जो पिता से आते हैं उनको हम हैप्लोइड बोलते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, जीनोम कह देते हैं। और ये जो द्विगुणित गुणसूत्र है इनको हम कैरियोटाइप कह देते हैं। इतना सा अंतर है। प्री में आपसे क्वेश्चन यदि वैसे पूछे कि कैरियोटाइप है तो क्या बताओगे, कुल गुणसूत्रों की संख्या, या फिर ऐसे कह सकते हो कि द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या। ठीक है, तो हम जो बात कर रहे थे कि ये जो संख्या के आधार पर हमने दो भागों में बांटा इसको, मतलब गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऑटोसोम होते हैं, एक एलोसोम होते हैं। एक मतलब ऑटोसोम का मतलब एलिंग गुणसूत्र होते हैं, एक लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो जो ऑटोसोम है वो 22 पेयर होते हैं और लिंग गुणसूत्र एक पेयर होता है। मतलब एलिंग गुणसूत्र हैं कितने होते हैं, 44, और लिंग गुणसूत्र होते हैं 2। फिर हमने ये देखा कि इनकी संख्या में बदलाव हो जाता है। तो संख्या में बदलाव के हमने दो टर्म पढ़े थे। एक तो पढ़ा था हमने यूप्लोइडी, एक हमने पढ़ा था एन यूप्लोइडी। याद करो, एक को सुगुणिता पढ़ा था, एक को असुगुणिता पढ़ा था कैसे, संख्या क्या दो भागों में बांटा था ना। यूप्लोइडी का मतलब हमने क्या पढ़ा था, यूप्लोइडी और एनप्लोइडी जो है, यूप्लोइडी का मतलब क्या बोलते हैं कि किसमें, एक जीनोम के सेट में बदला, मतलब संख्या बढ़ना। एक जीनोम का जो सेट है ना वो पूरा का पूरा बढ़ना या घटना, वो तो क्या है, सुगुणिता, मतलब यूप्लोइडी है। और एन यूप्लोइडी का मतलब क्या है, जो उसकी संख्या है ना उसमें बदलाव होना। तो संख्या का मतलब आपको पता है हमेशा पेयर में रहते हैं, तो उस पेयर में यदि एक गुणसूत्र बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसको हमने क्या कहा था, एन यूप्लोइडी कहा था। और एन यूप्लोइडी में हमको क्या याद रखना है कि यहां पर देखो हम क्या लगाते हैं, सोमी, है ना, और उसमें क्या लगा रहे थे, प्लोइडी। याद करो, उसमें प्लोइडी लग रहा था ना, कि किसमें, जो जीनोम का सेट बढ़ रहा था उसमें मल्टीपल हो रहा था भाई, सेट बढ़ रहा था। तो सेट में हमने क्या बोला था कि भाई मोनोप्लोइडी। मोनोप्लोइडी का मतलब एक सेट होना, डाइप्लोइडी का मतलब दो सेट होना, ट्राइप्लोइडी का मतलब दो से ज्यादा, तीन हो गए, चार, टेट्राप्लोइडी का मतलब चार सेट हो गए, पेंटाप्लोइडी का मतलब। तो ये हमको ये नहीं याद रखने, हमको फिर इसको जो डाइप्लोइडी के बाद इसको क्या बोल देंगे, पोलीप्लोइडी। क्या बोल देंगे, पोलीप्लोइडी। और पोलीप्लोइडी में मैंने आपको बताया था कि अपने मानव में तो संभव ही नहीं है, लेकिन पादपों में उत्पादन बढ़ाने के लिए इसमें यूज करते हैं।
ठीक है, तो ये हमने बात करी थी, तो ये प्लोइडी वाला समझ में आ गया था आपको। दूसरा हमने किसमें क्या एक टर्म था एन्यूप्लोइडी, उसमें क्या था गुणसूत्रों का जो पेयर है ना, संख्या में बदलाव होना। किसमें बदलाव होना? संख्या में बदलाव होना। और संख्या में हमने क्या पढ़ा था कि संख्या में हमने पढ़ा था कि भाई पेयर में रहता है तो पेयर में क्या एक प्लस हो गया या फिर एक माइनस में हो गया। एक यदि मान लो एक प्लस हो गया तो हमने जैसे दो रहते हैं तो एक प्लस हो गया तो कितने हो गए? तीन हो गए, तो हमने क्या दे दिया नाम इसको? ट्राइप्लोइडी। यदि मान लो दो है और उसमें से एक कम हो गया तो हम क्या बोलेंगे? मोनो। तो मोनोसोमी। क्या बोलेंगे? मोनोसोमी। इसको क्या बोला था? ट्राइसोमी। इसको क्या बोला था? ट्राइसोमी। और एक हो गया तो क्या बोला था? मोनोसोमी। क्या बोला था? मोनोसोमी। अब आपको जब भी मोनोसोमी शब्द लिखा मिलेगा तो आप क्या समझोगे कि इसमें एक गुणसूत्र की कमी हो गई। और यदि पेड़ में दोनों के दोनों गायब हो गए तो उसको क्या बोला था हमने? नलीसोमी। क्या कहा था? नलीसोमी। आपके प्री के एग्जाम में ऐसे आ जाए कि किसी भी मतलब एक किसी जीव में, किसी जीव के कैरियोटाइप में, किसी जीव के कैरियोटाइप में गुणसूत्रों की एक जो पेयर है, एक गुणसूत्रों का युग्म की कमी होना क्या कहलाएगा? नलीसोमी। तो क्या कहलाएगा वो? नलीसोमी। नल का मतलब नील हो गया, तो पेड़ में रह रहे तो पेड़ दोनों के दोनों गायब हो गए। अब ये तो संभव ही नहीं है आप ऐसे कहो कि सर नल का मतलब जीरो हो गया, जीरो गुणसूत्र हो जाएंगे तो फिर कोई अस्तित्व में नहीं रहेगा कोई जाति, ये तो हमको एक नेचुरल सी बात है। तो हमको बस ये दिमाग में रखना है, नल सोमी क्या होता है? दो के दो गायब। मोनो का मतलब एक गायब। और ट्राइसोमी का मतलब एक प्लस, एक प्लस। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली थी। तो इस आधार पर हमने दो भागों में बांटा था। कितने भागों में? दो। एक तो ऑटोसोमल विकार और एक कौन से? एलोसोमल विकार। तो जो संख्या वाले हैं इसमें हमने दो भागों में बांट दिया था। एक तो क्या था? ऑटोसोमल। और एक क्या है? एलोसोमल, मतलब लिंग गुणसूत्र वाले। और एक हमने क्या पढ़ा? देखो ये जो टॉपिक है ना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा जेनेटिक्स। ठीक, ये देखो ऐसे ये जो जेनेटिक्स थोड़ा सा टफ भी पड़ता है और ये सरल भी है। आपने समझ लिया, मिस नहीं करी एक भी रेगुलरिटी आपने क्लास करके, तो ये आपको जिंदगी भर के लिए आपका हो जाएगा। ये है ना, इसकी ये खासियत है, जो जेनेटिक्स है ना ये बेवफा नहीं है। बाकी तो केमिस्ट्री फिजिक्स तो बेवफा होती है, वो तो आप पढ़ोगे वो भूल जाओगे। इसका थोड़ा सा बस ये फायदा होता है कि ये आपसे है ना वफा निभा देता है। ठीक है, तो इसको लेकिन कब निभाएगा ये? जब आप पूरी शिद्दत के साथ इसको टाइम दोगे। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कंसंट्रेट होकर के यदि आप इसको समझोगे तो ये आपको दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी एग्जाम दोगे उसके लिए बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो देखो ये जो संख्या में हमने जो ऑटोसोम का मतलब क्या हो गया? अलिंग गुणसूत्र। क्या है? अलिंग जो गुणसूत्र है ये। तो अलिंग गुणसूत्र में हमने क्या पढ़ा कि भाई इसमें भी तो कुछ क्या होगा? संख्या में बदलाव होगा। अलिंग गुणसूत्र में भी तो क्या होगा? संख्या में बदलाव होगा कि नहीं? तो देखो जो संख्या में बदलाव होगा इसका मतलब क्या होगा कि संख्या में क्या बदलाव होगा? या तो एक कम ही हो जाएगा, या फिर एक बढ़ जाएगा, या फिर दो बढ़ जाएंगे, तीन बढ़ जाएंगे, इतना ही होगा। और हमने ये भी पढ़ा था कि ऐसा नहीं है कि चार पांच बढ़ गए, एक में ही इतने समस्या, एक जीन में ही जब इतने प्रॉब्लम हो रही है तो दो तीन तो ऐसे एक मतलब नॉन सेंस की बात हो जाती है कि जो जीव वो जीवित ही नहीं रहेगा। कुल मिला के बात यह है। तो ऑटोसोमल में हमने क्या बात करी थी बताओ? नंबर एक, पटाऊ। पटाऊ बताओ कितने की ट्राइसोमी थी? 13। और एडवर्ड बताओ। एडवर्ड आपको बताया था ना कि मतदाता सूची में कितने? 326 है क्या आर्टिकल? है ना, सार्वभौमिक, तो 326 के तहत। अच्छा, तो एड 18 में होते हो आप, एडवर्ड सिंड्रोम। और फिर है पढ़ते पढ़ते बहुत ज्यादा थक जाते हो तब 21, तो 21वां। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, पटाऊ, एडवर्ड और डाउन सिंड्रोम। अच्छा ये बताओ मुझे, होठ कटा हुआ पटाऊ में। और ये देखो इसमें किडनी और हार्ट संबंधित प्रॉब्लम एडवर्ड में। और मंगोलिज्म किसको बोलते हैं? डाउन को। मंगोलिज्म किसको बोलते हैं? डाउन को। किसको बोलते हैं? डाउन को। ठीक है, इसके बाद आता है टर्नर। इसमें लिंग वाले ये थोड़े पढ़ लिए थे क्या हमने? ओके चलो फिर अब आ जाओ इस पे। तो देखो लिंग जो गुणसूत्र हैं वो कौन कौन से होते हैं, यहीं पर अपन मैं कर लिख देता हूं सीधा।
देखो जो लिंग गुणसूत्र है ना, इसमें आप देखो नंबर अपन पढ़ेंगे, एक टर्नर सिंड्रोम, एक पढ़ेंगे इसमें टर्नर सिंड्रोम। क्या नाम है? टर्नर सिंड्रोम। एक इसमें अपन पढ़ेंगे जिसका नाम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। एक इसमें अपन पढ़ेंगे जैकब सिंड्रोम। जैकब सिंड्रोम। क्या पढ़ेंगे? जैकब सिंड्रोम। ये जो जैकब सिंड्रोम है, इसको हम बोलते हैं अपराधी सिंड्रोम भी बोलते हैं इसको। अपराधी सिंड्रोम भी इसको बोलते हैं। एक हम इसमें पढ़ लेंगे, उसको हम बोलते हैं सुपर फीमेल। इसको हम बोलते हैं ट्रिपल एक्स। इसको क्या बोल देते हैं? ट्रिपल एक्स बोल देते हैं। ये हमने जो चार डिजीज है, ये हम लिंग गुणसूत्र वाले जो इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, जो अब तक जो ऐसे जो ज्ञात हैं वो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे एनसीईआरटी आरबीएससी जो ग्रेजुएशन की बुक में है ना वो। तो एक तो क्या है? टर्नर सिंड्रोम, एक क्या है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एक क्या है? जैकब सिंड्रोम, और एक है सुपर फीमेल। ये चार प्रकार के सिंड्रोम हमने देखे। ये किससे रिलेटेड है? बताओ किससे रिलेटेड है? किससे? लिंग गुणसूत्र में। अब इसका मतलब क्या होगा? इनमें ये जो गुणसूत्र होंगे, देखो उनमें इनमें तो क्या था? ऑटोसोम जो है वहां पर चेंजेस था। अब यहां पर नाम क्या है? देखो लिंग गुणसूत्र। इसका मतलब आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि ये किसमें होगा? कि लिंग गुणसूत्रों में ही चेंजेस होगा। ओके, किसमें होगा? लिंग गुणसूत्रों में बदलाव होगा। अब हमको ये दिमाग में रखना है, सीधी सीधी बात। अब देखो कि सबसे पहले जैसे ये इस पर आओ, टर्नर सिंड्रोम पर। टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम लिख रहे थे? कोई नहीं, लिख लो। है ना, ऐसे गुस्सा मत हो आप, लिख लो बस। क्या क्या नाम है? टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जैकब सिंड्रोम और सुपर फीमेल। क्या है? सुपर फीमेल। ये चार प्रकार के सिंड्रोम में संबंध किससे? इसका सेक्स क्रोमोसोम से, एलोसोम से। किससे संबंध है? सेक्स क्रोमोसोम से, लिंग गुणसूत्र से इनका संबंध है। हाँ, अब देखो, देखो ये जो टर्नर सिंड्रोम है ना, टर्नर सिंड्रोम, तो टर्नर सिंड्रोम में हमको क्या? देखो, अब एक चीज तो आपको खुद को भी समझ में आ गई होगी कि भाई अब ये है ना, ये वाले जो सिंड्रोम है, ये 44 में तो कोई चेंजेस होगा नहीं। यहां तो अब 44 लिखेंगे, इसकी तो कोई अपने को हेडेक है नहीं। अब जैसे क्या था कि ये है एक, कौन है ये? मेल है फीमेल है? ये फीमेल है, ये नॉर्मल फीमेल है। ये है नॉर्मल है, ठीक है। देखो 46 गुणसूत्र है, 44 ऑटोसोम हो गए, एक जोड़ा ये हो गया एलोसोम हो गया, तो 46 गुणसूत्र, ये नॉर्मल फीमेल है। अब इसमें क्या हो जाता है? ये जो है ना, यहां पर एक जो एक्स जो है ये गायब हो जाता है। टर्न हो गया, ऐसे दिमाग में रखो, क्या हो गया? एक टर्न हो गया।
ठीक है, क्या हो गया, एक टर्न हो गया। अब ये देखो टर्न होते ही, अब मुझे बताओ यहां पर तो गुणसूत्र कितने थे, 46 थे ना, सही थे। अब इसमें कितने हो गए, 45। मतलब क्या हुआ, क्या क्या शब्द दोगे, बताओ किसकी ट्राइसोमी हुई है। हाँ क्या हुई है, मोनोसोमी हुई है, वेरी गुड। तो किसकी मोनोसोमी हुई है, लिंग गुणसूत्र की। आप क्या बताओगे कि सर इसमें है ना लिंग गुणसूत्र की ट्राइसोमी हुई, मोनोसोमी हुई, मोनोसोमी हुई, वेरी गुड। अब मोनोसोमी का मतलब क्या होता है, एक की कमी होना। तो आपने क्या बताया कि सर इसमें लिंग गुणसूत्र की मोनोसोमी हो गई। अच्छा मैं इसको ये बोल दूं कि 23वें की मोनोसोमी हुई, एक ही बात है ना। वहां पर आपको ऐसा भी लिखा सकता है कि 23वें गुणसूत्र की मोनोसोमी, ठीक है। 23वीं की क्या होगी इसमें मोनोसोमी, या फिर लिंग गुणसूत्र की मोनोसोमी, या एलोसोम की मोनोसोमी। तीन शब्द कैसे भी लिखे हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। या इसको ऐसे भी याद रखो कि ऐसे भी आ सकता है कि जो एलोसोम है ना, एलोसोम की क्या मोनोसोमी, ठीक है। अब देखो मोनोसोमी हुई तो क्या हुआ, एक कम, क्या हुआ, एक क्या कम हुआ है, लिंग गुणसूत्र कौन सा कम हुआ है, एक्स। तो आप देखो इसमें क्या बताओगे कि जो एक्स क्रोमोसोम है ना उसकी कमी हुई है। मतलब आप ये कह सकते हो कि एक्स क्रोमोसोम की एक की कमी, मतलब एक एक्स एक्स क्रोमोसोम कम हुआ है इसमें, ठीक है। और कितने हो गए अब, 46 की जगह 35। अब एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि ये कौन थी, फीमेल। फीमेल में क्या गायब हो गया, जो फीमेल थी, अब वो बेचारी फीमेल फीमेल ना रही। फीमेल फीमेल कैसे रहेगी बताओ, दो एक्स थे तभी तो रहेगी। अब वो फीमेल फीमेल नहीं रहेगी तो इसका मतलब आप सोचो कि जो फीमेल के जो करेक्टर हैं वो इसमें नहीं आएंगे। अब आप देखो तो ये क्या है, किसमें होगी ये, ओनली फीमेल में। एक तो आप ये बताओगे ये जो डिजीज किसमें होगी, ओनली फीमेल, मेल से इससे रिलेटेड है नहीं, एक है। अब आप देखो कि इसमें क्या सिम्टम्स होंगे, क्या आप बताओ, क्या बताओगे कि जो फीमेल है ना उस फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल जो करेक्टर्स जो हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, द्वितीयक लैंगिक जो लक्षण है वो क्या होंगे, मतलब लेस डेवलप्ड होंगे, अल्प विकसित होंगे। द्वितीयक जो लैंगिक लक्षण है वो क्या होंगे, अल्प विकसित हो जाएंगे। अब आप क्या बताओगे कि भाई इसमें जो आप मतलब ऐसे दिमाग में रखो मेल है ना वो मेल नहीं रही। अब देखो क्या, तो क्या आप क्या करेक्टर लिखोगे इसमें, आप क्या लिखोगे कि भाई इसमें जो उसका ओवरी है ना, ये क्या होगा कि ये बिल्कुल लेस डेवलप्ड होगा, मतलब कम विकसित, बिल्कुल कम विकसित हो जाएगा। या तो हो सकता है विकसित नहीं हो, या होगा तो बहुत ही लेस होगा, कम विकसित होगा। दूसरा कि देखो उसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना जिसको एमसी बोलते हैं, तो जो एमसी होगी वो या तो हो आएगी नहीं, और यदि आएगी तो कम, और वो कम आएगी वो भी क्या होगी, इरेगुलर, वो भी क्या होगी, मतलब अनियमित होगी। ठीक है, तो हमको ये दिमाग में रखना है। तीसरी बात कि उसके जो ब्रेस्ट है ना वो डेवलप्ड नहीं होंगे, ब्रेस्ट क्या होंगे, वो डेवलप नहीं होंगे, लेस डेवलप्ड। ठीक है, अब आप देखो तो क्या अंडाशय से अल्प विकसित, या बनेगा नहीं, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल मासिक धर्म वो नहीं, या तो आएगा नहीं, यदि आएगा तो बहुत कम आएगा, और कम आएगा वो भी क्या आएगा, अनियमित आएगा, वो भी क्या आएगा, अनियमित आएगा। जो ब्रेस्ट हैं वो क्या होंगे, बिल्कुल लेस डेवलप्ड होंगे, ब्रेस्ट का विकास नहीं होगा। ठीक है, ब्रेस्ट का विकास नहीं होगा बस। तो ये हमने क्या पढ़ा कि ये जो फीमेल के सेकेंडरी करेक्टर ये हमको वहां पर लिखने हैं कि ये इसमें करेक्टर होंगे। अब आप बताओ जब ये चीजें नहीं होंगी तो वो जो फीमेल होगी वो क्या होगी, स्ट्राइल, क्या होगी, स्ट्राइल, क्या होगी,
प्रमोद क्या करे, पागल? अच्छा, क्या? अच्छा, बांझ बोला, वेरी गुड। हाँ, फिर तो शब्दावली से यूज करें। मैंने सुना कि पागल हो जाएगी, मुझे पागल तो कैसे जाएगी? ठीक है, वो बांझ होगी, ठीक है। तो इस ट्रायल ये अपन को लिखने हैं मेंस में, जब अपन को आएगा तो ये इसके बारे में ये हमने बात कर ली। इसके अब देखो इसमें अब जब ये सारे करेक्टर होंगे, जब इतना डेवलपमेंट नहीं होगा, तो देखो जो मानसिक रूप से भी वो इतने मतलब ज्यादा ऐसे ऐसे, लेकिन जो मेंटली जो है ना वो ज्यादा प्रभावित नहीं होगा इसका, लेकिन इतना ज्यादा डेवलप नहीं होगा। तो वो अपन सब उसको अपन नहीं लिखें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अपन को तो ये जो जो मेन करेक्टर है ना वो अपन को लिख देंगे। तो फीमेल वाले में तो ये हो गई टर्नर सिंड्रोम। क्या हो गया? टर्नर। तो क्या इसमें एक टर्न हो गया ऐसे समझो, किसमें? ओनली फीमेल में। ओनली फीमेल में एक्स गुणसूत्र की क्या हो जाएगी? कमी। एक की क्या हो जाएगी? कमी। 23वें क्रोमोसोम की क्या बताओगे? 23वें जो गुणसूत्र उसकी मोनोसोमी, 23वें की मोनोसोमी, या फिर आप कैसे क्या कहोगे? एलोसोम की मोनोसोमी। और इसमें सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर है वो क्या होंगे? वो अल्प विकसित हो जाएंगे, वो डेवलप नहीं होंगे। ठीक है, तो बस इतना दिमाग में रख लेना। ये तो हमने बात करी किसकी? टर्नर सिंड्रोम के बारे में। 50 वर्ड में आए तो हमको इतना लिख देना है, पर्याप्त है। अब और चीजें तो आप लिख ही सकते हो कि एक प्रकार की ये क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये गुणसूत्रों की संख्या में कमी की वजह से होता है। एक दो लाइन तो आप अपने लिख ही सकते हो। फिर और लास्ट में फिर इसके बारे में क्या लिख सकते हो? जैसे मान लो टर्नर सिंड्रोम लिखना है, देखो आपको 50 वर्ड में आपको ये लिखना है कि टर्नर सिंड्रोम आ गया, आपको इसको 50 शब्द में लिखना है। अब इसको हमको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो लिख दोगे भाई ये क्या है? क्रोमोसोमल विकार है। भाई ये जो डिजीज है ये क्रोमोसोमल एब्रिएशन है, मतलब गुणसूत्रीय विपथन है। और गुणसूत्रीय विपथन क्या बताओगे आप कि ये संख्या में है या संरचना में है? तो आप बताओगे कि सर ये संख्या में परिवर्तन है। और कौन सी संख्या में है? ये लिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन है। ऑटोसोम में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो 44 के 44 रहेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि एक एक्स की क्या होगी? कमी, अर्थात 23वें गुणसूत्र की मोनोसोमी होगी, अर्थात लिंग गुणसूत्र की मोनोसोमी होगी केवल महिला में। केवल महिला में होगा। और क्या बताओगे कि जो सेक्सुअल जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर है वो विकसित नहीं होंगे। तो हमने वो जो जो चीजें बता दी सारी, ओवरी है, ब्रेस्ट है, ये सब क्या है? जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, ये क्या होंगे? वेल डेवलप्ड होंगे, मतलब क्या होंगे? लेस डेवलप्ड होंगे। ठीक है, लेस डेवलप्ड होंगे, बहुत मतलब कम विकसित होंगे ये सब चीजें। या तो विकसित होंगे नहीं या कम विकसित होंगे, हाइट भी उसकी कम रह जाएगी। ठीक है, तो उसकी जो हाइट है वो भी कम रह जाएगी, और ये सब चीजें तो इसके बारे में ये हमने लिख दिया। इसके बाद यदि इसके आंसर में आप जब लिखोगे थोड़ा सा, तो आपको करंट से कैसे ऐड करोगे इसमें? यहां पर फिर नीचे क्या लिखोगे कि उम्मीद कार्यक्रम। क्या लिखोगे? वो लिखोगे ना इसके बारे में, उम्मीद कार्यक्रम। ठीक है, और फिर क्या लिखोगे? एक जीन थेरेपी। उम्मीद कार्यक्रम, और उम्मीद कार्यक्रम को ब्रैकेट में ये हो लिख देना 2026 में, तो कम से कम उसको ये भी तो पता रहेगा ना कि हाँ यार बिल्कुल अपडेटेड बच्चा है। तो उम्मीद कार्यक्रम, और जो जी अभी देखो आपको मैंने फर्स्ट लिखाई थी ये बातें सारी, कि हमको जितने भी रेयर डिजीज आएंगी, जितने भी जेनेटिक डिजीज आएंगे, वहां पर एक लाइन में आपको चाहे 2-3 शब्द यूज लिख दो, लिखना है। लेकिन औरों से अलग जब ही होगा हमारा आंसर, जब आपको उसको करंट से जोड़ोगे। और ठीक है, तो ये चीजें देखो आपको आपको खुद को तो कुछ करना भी नहीं पड़ रहा, मैं आपको जोड़ करके दे दिया मैंने पूरी। पहले मैंने आपको सबसे पहले यही लिखाया था आते कि भाई ये चीजें हैं इससे जुड़ी हुई है। ठीक है, तो हमने जैसे इसके बारे में उम्मीद कार्यक्रम लिखा दिया, और जीन थेरेपी के बारे में लिख दिया। अब देखो जो नेशनल रेयर डिजीज पॉलिसी है, तो वो रेयर डिजीज के लिए है। तो ये जो डिजीज है ना, इसको हम रेयर नहीं मानते। तो रेयर डिजीज 63 बीमारियां हैं, वो तो ये जो बीमारी है एक रेयर नहीं है। लेकिन यदि मान लो यहां पर आप यदि लिख देते हो ना, जैसे आपने यहां पर लिख दिया कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में इसमें प्रावधान, या फिर आप पीएम जय वो तो लिख ही सकते हो, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसके तहत इसके लिए इसको कवर कर लिया। मानसिक विकारों को भी कवर कर लिया। आपको मैंने बताया था ना, मानसिक विकार आ गया कोई, तो उसमें आप लिखोगे कि इसको पीएमजे में कवर कर लिया है। तो इसको इससे क्या होता है? देखो आप ये जो ऐसे अपन जब लिखते हैं ना ऐसी कुछ चीजें, तो एग्जामिनर का माइंड सेट चेंज होता है। वो बहुत सारी कॉपियां जब देखता हुआ आता है, और वो जब ऐसे ये क्योंकि आजकल आपको पता है कि जो आरपीएससी का जो मार्किंग पैटर्न ये है कि एक क्वेश्चन को एक प्रोफेसर चेक करता है। वो पूरे के पूरे जितनी सारी जो 2000 कॉपियां हैं, 5000 कॉपियां हैं, जितने भी हैं मेंस में, मान लो इसमें जो पास करे कि 2500 बच्चे पास हुए,
5,000 पास हुए, तो आप देखो पांच क्यों 10,000 होते हैं लगभग, तो 10,000 बच्चे पास हुए तो 10,000 जो कॉपियां हैं वो टोटल की टोटल 10,000 कॉपी एक ही प्रोफेसर करेगा। और उसमें भी एक का मतलब ऐसा नहीं एक क्वेश्चन एक प्रोफेसर करता है, आजकल ऐसा पैटर्न चेंज कर रखा है। तो अब जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया और एक क्वेश्चन ये है टर्नर सिंड्रोम वाला है, तो टर्नर सिंड्रोम जो है वो टर्नर सिंड्रोम के जो अपने 10,000 कॉपीज हैं उन 10,000 कॉपी को टर्नर सिंड्रोम एक ही प्रोफेसर चेक करेंगे। तो अब उसमें देखो, अब वो पढ़ता आ रहा है, आंसर आंसर देख रहा है, वही चीजें लिख रहा है, ऐसे वो फिर ऐसे उसको बहुत ऐसे फास्ट, जो है आपने कुछ एक नई चीज हाईलाइट कर रखी तब उसको वो रुकता है वहां पे। अच्छा वो फिर सोचता है यार ये क्या लिखा है, एक बार देखता है वो, अच्छा ये तो कुछ अलग है। फिर वो उसको मतलब तुरंत उसका माइंड सेट होता है कि अच्छा इसका मतलब बच्चे को पता है ये चीजें, ये करंट से अपडेट है। फिर वो वहां पर जो सबको है ना आधा आधा नंबर देखता आ रहा, तो वो आपको हो सकता है 1.5 नंबर दे दे, वो हो सकता है आपको 1 नंबर दे दे 5 में से। मार्किंग ये रहती है आजकल, मार्किंग ये मैं सोच रहा हूँ कि 5 लिखा तो आपको 5 में से 4 मिलेंगी। आप बहुत अच्छा लिखते हो तो आपको 2.5 नंबर 3 नंबर। साइंस में जरूर, हाँ अपने जो साइंस में है ना ये जरूर है कि साइंस में आपको 5 में से 3.5 4 ऐसे नंबर मिल जाते हैं। यदि मान लो जैसे मान लो टर्नर सिंड्रोम आ गया, आपने सब बातें लिख दी और आपने एक उसको करंट से जोड़ते हुए लिख दिया, तो हो सकता है कि आपको 5 में से 4 नंबर आराम से मिल जाएं। तभी तो मैं आपको कहता हूं कि सेकंड पेपर है ना वो आपके रैंक के लिए बड़ा मतलब जिम्मेदार है। ये सिलेक्शन के लिए तो देखो बात ही नहीं कर रहा मैं, सिलेक्शन तो आप हो सकता है कि साइंस ना पढ़ के और साइंस कम पढ़ के भी करा लो, लेकिन एसडीएम बनने के लिए आपको इसमें अच्छे मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। 70 नंबर बहुत बड़ा रोल है, एक है नहीं उसमें अपने सोचे वैसे नॉर्मल चीजें है ये बात। तो ये जैसे आप लिखोगे तो अब इसको आप करंट से क्या जोड़ दिया, उम्मीद कार्यक्रम, जीन थेरेपी, ठीक है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, पीएम जय योजना के तहत जो भारत सरकार इसमें इसके भारत सरकार इस डिजीज के लिए कुछ इनोवेशन या प्रयास कर रही है। बस इतना सा एक लैंग्वेज में एक लाइन में लास्ट में लिख दो चाहे आप तो, और उसको अंडरलाइन कर दो, जो आपने उम्मीद कार्यक्रम लिखा तो उसको अंडरलाइन कर दो, बस इतना सा कर दो, आपका अपने आप प्लस हो जाएगा। ठीक है, सारे मैंने पहले बता दिए कौन कौन से हैं। ओके चलिए, इसके बाद हम जैसे बात करते हैं किसकी, कौन सा है दूसरा वाला, कौन सा है, क्लाइनफेल्टर। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब देखो वो तो सब बातें अब आपको एक क्वेश्चन से समझ में आ गई होंगी। अब मैं यहां पर जैसे हर चीज तो लिखने की जरूरत नहीं, तो आपको तुरंत बता दो कि भाई ये क्या है, कि ये एक लिंग गुणसूत्रीय संख्यात्मक विपथन है। जैसे आपने ऐसे लैंग्वेज लिख दिया, क्या है, लिंग गुणसूत्रीय संख्यात्मक विपथन है, मतलब सेक्स क्रोमोसोमल एब्रिएशन है ना, इट इज सेक्सुअल क्रोमोसोमल क्या है, गुणसूत्रीय लिंग गुणसूत्रीय संख्यात्मक विपथन है ये। ठीक, हाँ ये जो आप जैसे आपने क्या है ना सर, आप जिस हिसाब से पढ़ा रहे हो बुक में नोट्स उसी तरह से मिलेंगे, ये कर रहा हूं मैं, तभी तो मैंने आप उसको थोड़ा सा होल्ड करवा दिया था। आपको जो फिजिक्स केमिस्ट्री में तो क्या है कि उसी हिसाब से मैंने पहले पैटर्न, उसमें तो इतना जो अपना इनोवेशन कुछ ऐसे करने का बहुत ज्यादा उसमें है नहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो जहां पे है वहां पर मैंने उसमें कर दिया। ठीक है, तो उसको तो मैं जब आपको पढ़ाऊंगा ना तो आपको उस पैटर्न में बता भी दूंगा कि भाई ये पैटर्न अपना चलेगा, तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं। बायोलॉजी में जैसे अभी आपके पास जितने भी नोट्स आ रहे थे इसमें आपकी बड़ी समस्या आ रही थी, है ना, कहीं पर क्या है कहीं पर मैं क्या पैटर्न लेके चल रहा हूँ, आप किसमें है ना, आप इधर पन्ना बदल रहे हो इधर बदल रहे हो, इस चीज का मैं आपको बिल्कुल समस्या, इस वजह से मैंने इसको होल्ड कर दिया बायोलॉजी वाले को। इसको मैं तभी थोड़ा सा आपको बोला था कि इसमें टाइम लग रहा है ना। हाँ ये आपका बिल्कुल, चाहे ये मैं कह रहा था कि 10 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे, लेकिन आपको ये पैटर्न आपको मैं दूंगा, आप करके उसको मैं खुद वापस से मैं लिख रहा हूं उसको पूरी को, तो आपकी ये टेंशन खत्म हो जाएगी, है ना। नहीं टाइम बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। देखो अभी कुछ टाइम किस में है, देखो फूड और न्यूट्रिशन वाला आपको मैंने पढ़ाया है, भाई उसको अरेंज करना है। ठीक है, एक ये डिजीज आपको पढ़ा दी है, इसको अरेंज करना है। उसके बाद जैसे आप जो हम ह्यूमन सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो उसमें हमको वो पहले मैंने अरेंज कर रखा है, उसको मैं उसी अरेंज से पढ़ाऊंगा।
उसमें आपको उसी सिलेबस से ऐसे हिसाब से अरेंज किया है, उसकी आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज है ना, ये आपको मैंने खुद ने महसूस कर ली थी, तो इस वजह से मैंने उसको होल्ड कर दिया था। और आपको मतलब जो फिजिक्स केमिस्ट्री का अलग से वॉल्यूम बना दिया मैंने इस वजह से, क्योंकि आपको टाइम मतलब पहले मिल जाए, एक कम से कम एक सेट तो आपको मिल ही जाए पहले, तो वो तो आपको अपना मार्केट में आ ही जाएगा, वो आपको मिल जाएगा अभी, है ना, एक दो दिन में जब भी मिलेगा। लेकिन जो बायोलॉजी है वो थोड़ा दिन आपको बाद में मिलेगी, वो अपना बिल्कुल प्रॉपर वे में मिलेगा आपको, एक चीज भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अपने यहां से मिल जाएगी ना आपको, मतलब कहने का मतलब मार्केट में आ जाएंगे। चलो, हाँ अब देखो, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, ये क्या है, ये एक लिंग गुणसूत्रीय संख्यात्मक विपथन है। एक हमने जैसे शब्द ऐसे यूज कर लिया, लेकिन आप ऐसे जरूर नहीं कि आप इसको ऐसे रटने बैठ जाओ कि ये है। आपको पता है क्लाइनफेल्टर क्या है, एक कैसा है, लिंग गुण, मतलब सबसे पहले तो जेनेटिक डिजीज है। भाई सबसे पहले तो आपने क्या बताया कि भाई ये एक आनुवांशिक बीमारी है। क्या बताया कि ये एक आनुवांशिक बीमारी है, ठीक है, इट इज जेनेटिकल डिसऑर्डर। तो आपने क्या बताया कि ये एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है। ओके, दूसरा आप क्या बताया कि आप लिंग गुणसूत्र, आप जरूर नहीं है कि ऐसे ये लिखो, आप लिख दो सिर्फ लिंग गुणसूत्र से संबंधित है। तीसरी बात क्या लिख दो इसमें, कि इसमें देखो, इसमें क्या होता है कि लिंग गुणसूत्र है, मतलब लिंग में होगा तो 23वें में होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो 23वां क्रोमोसोम है ना, 23वां गुणसूत्र, इसमें 23वें गुणसूत्र की क्या होती है, ट्राइसोमी। अब देखो, ये तो अभी ऐसे पैटर्न में लिख देंगे, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं पहले। देखो ये है ना, इधर लिख रहा हूं, ये क्या है कि 44+XY, ये कौन है बताओ, ये है मेल है, पुरुष है, ये है भाई मेल, ये नॉर्मल मेल है, ठीक है। क्या हुआ कि ये 44 प्लस, ये देखो एक एक्स आ गया यहां पे, एक एक्स आ गया, एक्स्ट्रा आ गया ना। अब आप देखो, एक एक्स आते ही अब कितने, ये क्या हो गया, एक तो डिसऑर्डर हो गया, कितने यहां पर कितने थे गुणसूत्र, 46 थे, अब यहां कितने हो गए, 47 हो गए। और बड़ा देखो, इसमें कुछ बदला हुआ है क्या, कुछ नहीं बदला। क्या आया है, एक एक्स्ट्रा एक्स, एक एक्स्ट्रा क्या आ गया, एक्स। इसका मतलब अब देखो कौन था ये, मेल, तो ये क्लाइन फिल्टर किस में होगा, केवल मेल में। तो ये जो बीमारी है ये किस में हो गई, ओनली मेल। और टर्नर किस में थी, केवल फीमेल में। अब देखो इसमें क्या हुआ है कि ये देखो, ये सामान्य मेल था, और इसमें आप ये सोचो कि एक पुरुष है और उसमें एक महिला आकर के बैठ गई, ठीक है, पुरुष में कौन आके बैठ गई, महिला, बस ऐसे सोचो, पुरुष में आ गई महिला। अब आप सोचो कि जो पुरुष है वो महिला गुण आएंगे उसमें, ठीक है, तो उसमें महिला गुण आएंगे। अब आप क्या बताओगे कि ये जो बीमारी होगी, अब इसमें क्या होगा कि जो भी ग्रसित, जो ये जो भी मेल होगा, उसमें उसको हम बोलेंगे गायनेकोमेस्टिज्म, एक वर्ड यूज करते हैं गायनेकोमेस्टिज्म, मतलब उसके है ना ब्रेस्ट डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। एक एक तो ब्रेस्ट, दूसरा उसके जो टेस्टिस होंगे ना, जो वृषण है वो कम डेवलप रहेंगे। महिलाओं के वाले को, जैसे महिलाओं के जैसे जो स्किन पे कम बाल होते हैं, तो क्या होगा कि उसके है ना बाल कम आएंगे, स्किन थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये सारे के सारे उसमें आ जाएंगे, तो महिला वाले जो करेक्टर है वो उसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, इस एक शब्द गायनेकोमेस्टिज्म। गायनेकोमेस्टिज्म, हाँ, तो इनमें ये भी होगा भाई, जो महिलाओं वाले हो गए तो उनके ऐसे दाढ़ी मूछ है ना वो भी बहुत कम, ठीक है। हाँ, तो वो सारे के सारे जैसे अपन जो आप कहते हो ना भाई थर्ड जेंडर टाइप के, वही मतलब जो, ठीक, चलो। तो इसमें आप जो क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम में क्या क्या, ये आप लिख देना यहाँ पे, क्या कि गायनेकोमेस्ट्री का मतलब क्या होगा, क्या लिखोगे कि इस ये जो पुरुष होगा ना, इस पुरुष में
स्तनों का विकास हो जाएगा, है ना, ब्रेस्ट डेवलप्ड हो जाएंगे। क्या? अच्छा देखो, एक एक चीज बताऊं, जैसे आप महिलाओं के भी हो जाता है ना, वो अभी अपन जब हार्मोन पढ़ेंगे ना, तब आपको बताऊंगा विरिलिज्म, है ना, एक उस वो बताऊंगा आपको, तो उसमें आप समझ में आ जाएगा कि हाँ वो अलग चीज है ना। वो एक अलग डिजीज है जिसको हम बोलते हैं एड्रेनलिन विरिलिज्म, है ना, वो उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। तो अभी तो अपने ये इस कॉन्सेप्ट में आओ, तो इसमें क्या लिख दोगे आप कि इसमें है ना ब्रेस्ट का विकास नहीं होगा, और आप क्या लिखोगे इसमें कि टेस्टिस है ना, वो जो टेस्टिस होंगे, जो वृषण है ना, वो कम विकसित होंगे, वृषण है वो कम विकसित होंगे। और एक आप इसमें क्या लिखोगे कि इसमें है ना महिलाओं के जैसे मतलब बाल कम, बाल, स्किन थोड़ी सॉफ्ट है, और यहाँ पर जो है ना थोड़े से जो स्किन है ना वो अलग एक्स्ट्रा स्किन आ जाएगी यहाँ पे, ये बोले ये क्षेत्र में गले के पास, है ना, वेब्ड बोलते हैं उसको, वेब्ड, है ना। तो थोड़ी सी जो स्किन वगैरह ज्यादा आ जाएगी, जो बॉडी पर है ना बालों की कमी होगी। अंडाज से जो है कई कई देखो इसमें एक होता है, कई कई बार है ना सीडो ओवरी बनने लग जाती है। आपने एक उसका अनाया बांगड़ का नाम सुना होगा, है ना। तो उनमें क्या होता है कि कई जो ऐसे डिसऑर्डर के हो जाते हैं, वो मतलब होते तो उनमें कोई ऐसा उनकी खुद की वजह से नहीं है, ये देखो जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो जाती है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो इसकी वजह से वो मतलब ऐसे अंदर से तो कोई जैसे मेल है, अब जैसे ये अंदर से तो क्या हो गया ज्यादा क्या है फीमेल है, और बाहर से वो मेल दिख रहा है, ठीक है ना। तो देखो आजकल आपको पता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट है, उसने इसके बारे में डिसीजन भी दिया है ना, आपने पढ़ा होगा उसके बारे में, है ना। एक टर्म एक जो यूज होता है आजकल पूरा, LGBTQ, वो वाले क्यूर तक LGBT वाला, तो वो तो उनमें मतलब देखो LGBT वाले में तो और भी करेक्टर है, जरूरी नहीं वो सब जेनेटिक हो, और भी जो हार्मोनल चेंज की वजह से भी आप हो जाती है वो चीजें, लेकिन अभी हम यहां पर बात कर रहे हैं हार्मोन ये जो जेनेटिक जो डिसऑर्डर है उनकी। तो इसमें अपन को चलो कर लिया आपने नोट, ये आनुवांशिक बीमारी है ये, और किसकी वजह से हो रही है, एक एक्स इसमें क्या आया, एक्स्ट्रा आया, किस में आया, मेल में। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो फीमेल के करेक्टर इसमें आ जाएंगे, ठीक है, फीमेल के करेक्टर हो जाएंगे, मेल के करेक्टर वो दब जाएंगे, वो कम होंगे, बस इतना सा दिमाग में रखना है। तो अब आप देखो इसमें जो ये जो होगा, तो ये भी आप ध्यान रखना, ये क्या होगा, ये स्टेराइल, ठीक है, क्योंकि देखो टेस्टिस है वो कम डेवलप्ड हो रहे हैं, और इसमें ध्यान रखना कि जो टेस्टिस्टेरोन हार्मोन है ना, ये क्या होगा, कम, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होगा। कई बार जैसे अपन जब से आप अभी कह रहे थे कि सर जो फीमेल होती है उनमें दाढ़ी मूछ आ जाती है, तो उसमें क्या होता है कि जो नर हार्मोन है ना, वो नर हार्मोन वो कुछ मात्रा में नर हार्मोन्स आ जाते हैं। तो एक होता है जैसे एक जो एड्रिनल ग्रंथि की वजह से होता है, उसको हम बोलते हैं एड्रिनल विरिलिज्म, तो वो हार्मोनल चेंज है, तो उसमें ऐसे कुछ वो टेंशन वाली बात नहीं हो, तो हाँ वो तो किसी के भी हो सकता है। चलो ये हमने बात कर ली किसके बारे में, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। हसनैन जी एक बार वो जो मैसेज है ना वो आया कि कौन से वाले, L26 वीडियो की वॉइस बहुत कम है, कौन से वाले की है, कौन से वाले की, इसी क्लास की, अभी जस्ट जो चल रही है इसी की, ये इससे पहले, इससे पहले की कोई जो क्लास थी, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो रीअपलोड कर दी ना, हाँ ठीक है, तो रीअपलोड हो गई, तो चलो ये क्लाइनफेल्टर हो गया, इसके बाद चलो अच्छा देखो वो आप जो कह रहे हो ना उसमें जैसे नोट में वो भी लिखा है, सही बात है कि उसमें भी लिखा है टर्नर सिंड्रोम, उसमें भी हो जाता है, इसमें भी वो जो कुछ करेक्टर होते हैं ना वो, अब देखो जो टर्नर सिंड्रोम है वो महिलाओं से संबंधित तो है, वो महिलाओं में ही हो रहा है पूरा, रिलेटेड महिलाओं से संबंधित है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, तो इसमें भी तो महिला आ गई,
समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये जैसे कुछ कुछ कैरेक्टर ऐसे सेम से हो जाते हैं, तो वो उसको कुछ जरूर नहीं, उसको मत रखो, आपको कंफ्यूज हो तो बस आप तो ये जो मेन मेन है ना, आप इसमें सोचो कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें फीमेल वाले कैरेक्टर आ गए कि भाई आप क्या बताओगे, गायनेकोमेस्टिज्म एक सबसे अच्छा शब्द इसमें ये याद रखना अपन को कि जो मेल है उसमें ब्रेस्ट का डेवलप ब्रेस्ट विकसित हो जाते हैं, साथ में इसका जो टेस्टिस है वो कम विकसित रहता है, ठीक है। और क्या बताओगे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है, ठीक है। जो बॉडी है उस पर जो बालों की कमी होगी, ठीक है। मतलब जो सेक्सुअल जो करेक्टर है ना, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर मेल वाले, मेल के सेक्सुअल जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से होते हैं, दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, तो उसमें आप देखोगे कि वो जो उनका आवाज भी पतली पतली लड़कियों की सी आवाज होगी उनकी, किसकी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से जो पीड़ित होगा उनकी। तो ठीक, चलो फिर इसके बाद हाँ देखो हम कौन सी किसकी बात कर रहे थे, ये वाले हैं दो, देखो एक इसमें अपन बात कर रहे हैं जैकब सिंड्रोम की, एक तो क्या है जैकब सिंड्रोम, और एक अपन इसमें है सुपर फीमेल। अब देखो जो जैकब सिंड्रोम, इसको हम क्या बोलते हैं, अपराधी सिंड्रोम संबंध। अब देखो एक चीज, जब आप हम ऐसे लिखना पड़ जाए तो क्या लिखोगे आप, क्या बताओगे कि भाई वही जैकब सिंड्रोम है क्या, एक एलोसोम वाला, ठीक है, 23वां गुणसूत्र, सब में 23वां हो रहा है प्रॉब्लम, ठीक। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखो ये है 44+XY, ये कौन है, बताओ मुझे कौन है, ये बोलो साथ में, ये मेल है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि ये 44+XY और एक वाई और आ गया, क्या आ गया, एक वाई और एक्स्ट्रा आ गया। अब बताओ मेल है वो और स्ट्रॉन्ग मेल हो गया, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि मेल है ना वो ज्यादा और स्ट्रॉन्ग हो गया, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 47 हो जाएगी। यहां पर कितनी थी, 46। और कौन सा क्रोमोसोम, देखो इसमें वाई बढ़ा है, वाई की बढ़ोतरी, वाई वाई की क्या इसमें बढ़ोतरी हुई है, वाई की क्या हुई है इसमें, नहीं वाई की ट्राइसोमी नहीं बोलेंगे आप, 23वें की ट्राइसोमी बोलेंगे, 23वें की ट्राइसोमी, मतलब लिंग गुणसूत्र की ट्राइसोमी। और बड़ा कौन है, एक वाई बड़ा है ना, तो वायु एक वाई है ना वो बड़ा है। अब आप देखो तो इसमें क्या बताओगे कि भाई ये है ना, ये जो भी मेल होगा उसकी जो प्रवृत्ति हो जाएगी अपराधी। अब ये दोनों जो है ना जैकब और सुपर, दोनों में ध्यान रखना, चलो ये भी एक बार यहीं पे बता दो अभी, जो सुपर होगी ये फीमेल, नाम ही फीमेल आ रहा है, तो इसका मतलब देखो ये 44+XX ये सामान्य है, 40 गुणसूत्र ये सामान्य है। अब इसमें क्या होगा कि 44+1 और एक्स आ गया, XXX हो गया कि नहीं, तो अब ये बताओ क्या हो गया, 47, एक पहले फीमेल, पहले खतरनाक, और अब आप बताओ और भी खतरनाक हो जाएगी, ठीक है ना। ये सुपर क्या बन गई, सुपर फीमेल बन गई। तो ये सुपर फीमेल होगी, तो अब आप सोचो कि इसमें कुछ एडवांस जो फीमेल वाले जो करेक्टर है वो इसमें होंगे, लेकिन ये देखो ये दोनों ही है ना, ये मानसिक रूप से मंद नहीं होंगे, ठीक है। अब जैसे हो सकता है टर्नर क्लाइनफेल्टर है उसमें इस टाइप से कुछ मतलब दिक्कत आ जाए, मानसिक मंदता आ सकती है, लेकिन इनमें मानसिक मंदता कैसे कोई सिम्टम्स नहीं मिलते, एक तो ये ध्यान रखना। ये देखो इसको हम बोल रहे हैं कि अपराधी सिंड्रोम भी है, ये अपराधी सिंड्रोम। अब ऐसे बोलते हैं ना कि भाई कई बार तो इसके कई आप ऐसे फैमिली देखते हो कि उसका पूरा खानदान बहुत ऐसे सज्जन है, उन्होंने कभी चींटी भी नहीं मारी होती है, और एक उनमें ऐसा साइको मतलब आ गया कि वो है ना साइको किलर बन गया। आपने कई मूवी में देखा होगा ना साइक्लो किलर, वो बिल्कुल एकदम ऐसे साइलेंट चुपचाप, पता ही नहीं चलता कि वो अपने बीच में बैठे हैं और वो कब किसको क्या टपका दें, उनकी कोई गलती नहीं है। वो क्या हो गया, ये एक वाई आ गया, वो उनमें कई क्या होता है कि जो जीन होते हैं ना उसकी म्यूटेशन की वजह से भी अपराधी बन जाते हैं। तो जीन म्यूटेशन की वजह से हो गया, या फिर किसकी वजह से हो गया कि कोई किसकी वजह से, एक क्रोमोसोम यदि बढ़ गया उसकी वजह से,
ठीक है। अब देखो, अब ये जो अपराधी सिंड्रोम है, अपराधी सिंड्रोम में आप देखोगे क्या कि अपराधी सिंड्रोम में आप बताओगे कि एक तो इसमें क्या, नंबर एक बात कि एक वाई एक्स्ट्रा आ जाएगा, 23वें की ट्राइसोमी हो गई, लिंग गुणसूत्र की क्या हो गई, ट्राइसोमी हो गई। तो क्या बताओगे अपराधी सिंड्रोम में, तो एक वाई प्लस। और ये जो सुपर फीमेल है, सुपर फीमेल में क्या है, एक एक्स। तो आप क्या बोलोगे, ट्रिपल, क्या बोलोगे उसको, ट्रिपल एक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल एक्स। अब देखो इसको ट्रिपल एक्स क्यों बोलते हैं, तो हम क्या बताएंगे, ट्रिपल एक्स इसलिए बोलेंगे क्योंकि जो एक फीमेल थी उस फीमेल में एक एक्स एक्स्ट्रा आ गया। अब ये क्या होगा, इसमें देखो महिला, ये जो महिलाएं होगी ये मानसिक रूप से ये ऐसे स्वस्थ हो सकती हैं, हाँ, और जो है ना ये स्ट्राइल भी नहीं होंगी, ठीक है, स्टाइल नहीं होगी, ये एक्स्ट्रा हो सकता है कि इसमें एक्स्ट्रा क्या हो, लस्टी प्रवृत्ति हो जाए इनकी, ठीक है। और जो है फीमेल के जो भी और बाकी जो करेक्टर हैं वो इसमें ऐसे वेल डेवलप्ड रहेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, और मानसिक रूप से मंद नहीं रहेगी। हाँ, इसमें कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज आ सकती हैं हल्की फल्की, ठीक है, इसमें कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज आ सकती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने पढ़ लिया सुपर फीमेल, और ये जैकब सिंड्रोम के बारे में हमने बात कर ली। तो ये अपने हो गए कंप्लीट, कौन सा, लिंग गुणसूत्र वाले। अब मुझे बताओ एक बार आप कि हमने क्या बात करी, एक तो नंबर एक जो गुणसूत्रों की जो गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर दो डिजीज देखी हमने, मतलब दो तरीके से, दो तरीके का मतलब एक तो संख्या और एक संरचना, क्रोमोसोम वाले, एक तो संरचना और एक संख्या। संरचना वाला बताओ, नंबर एक तो फिलोडेल्फिया 22, नंबर दो कैट्स क्राई, नंबर तीन क्या है, बर्किट का लिम्फोमा, वो तो हमने बात करी। अब दूसरे में बताओ मुझे, किसमें, संख्या में, संख्या में दो भागों में बांटा, क्या क्या, ऑटोसोम और एलोसोम। ऑटोसोम में तीन डिजीज पड़ी, बताओ, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। पटाउ में कितने की ट्राइसोमी, 13वें की, एडवर्ड में 18वें की, और डाउन में 21वें की। फिर क्या पढ़ी हमने, लिंग वाली, तो लिंग गुणसूत्र में बताओ क्या होगा, नंबर एक टर्नर, क्या है, टर्नर सिंड्रोम, नंबर दो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, नंबर तीन जैकब सिंड्रोम, और नंबर चार सुपर फीमेल, या इसको हम ट्रिपल सिंड्रोम भी बोलते हैं, ट्रिपल एक्स सिंड्रोम भी बोलते हैं। बताओ टर्न क्या हुआ था, एक एक्स टर्न, तो 23वें की क्या होगी, मोनोसोमी। क्लाइनफेल्टर में क्या हुआ, एक एक्स इन हो गया, किसमें, फीमेल में, इसको क्या हुआ, 23वें की ट्राइसोमी। और टर्नर में 23वें की मोनोसोमी, क्लाइनफेल्टर में 23वें की क्या, ट्राइसोमी, जैकब में 23वें की ट्राइसोमी, और सुपर फीमेल में 23वें की ट्राइसोमी। एक में मोनोसोमी है, सब में ट्राई 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 हो रहा है, एक चीज। अब जो टर्नर है वो क्या, ओनली मेल है, फीमेल, टर्न 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 कौन करती हैं, फीमेल करते हैं टर्न। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या बताओगे, एक एक्स की कमी, मतलब कितने हो जाएंगे क्रोमोसोम, 45। क्लाइनफेल्टर में कितने हो जाएंगे, 47। और जैकब सिंड्रोम में कितने होंगे, 47। सुपर फीमेल में भी कितने होंगे, 47। पटाउ सिंड्रोम में कितने होंगे, टोटल 47। तीनों में 47 होंगे ना, पटाउ में, एडवर्ड में और डाउन, तीनों में कितने हो जाएंगे, 47, ठीक है। और टर्नर में कितने होंगे, 45। कौन सा टर्न हो रहा है, एक एक्स टर्न हो रहा है। और क्लाइनफेल्टर में क्या हो रहा है, एक एक्स प्लस हो रहा है, तो इसको हमने क्या बोला, ट्राइसोमी हो रही है। और टर्नर में क्या हो रहा है, मोनासोमी। क्लाइनफेल्टर में क्या हो रही है, ट्राइसोमी। जैकब सिंड्रोम में क्या हो रही है, ट्राइसोमी। और सुपर फीमेल में भी क्या हो रही है, ट्राइसोमी। सुपर फीमेल में किसकी ट्राइसोमी हुई, 23वें की। इन तीनों मतलब जो तीन है ना, कौन कौन से, क्लाइनफेल्टर, जैकब सिंड्रोम और सुपर फीमेल, तीनों में किसकी ट्राइसोमी हुई है, 23वें की। और टर्नर सिंड्रोम में क्या हुआ है, मोनोसोमी, किसकी, एक्स की मोनोसोमी हुई है। तो ये हमने देख लिया इसके बारे में, आप देखो ये सारे। अब आता है हमारा कौन सा, जीन वाला। देखो हमने यहां तक पढ़ लिया, देखो इस पे आ जाओ, देखो ये हमने कंप्लीट कर लिया, इस पे आ जाओ एक बार वापस से। चलो आओ, तो ये हमने जेनेटिक डिजीज में पढ़ लिया। बताओ क्रोमोसोम की संरचना वाले क्या क्या है, बोलो एक बार, क्या क्या चार आधार थे, बोलो, डिलीटेशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। तीन बीमारियां थी, बोलो, फिलोडेल्फिया 22, कैट्स क्राई
बर्किट का लिम्फोमा। ओके, फिर हमने बात करी संख्या वाली, क्या बात करी संख्या में ऑटोसोम और एलोसोम। ऑटोसोम में बताओ तीन बीमारी, पटाऊ, बोलो सब बोलो, पटाऊ एडवर्ड और डाउ। पटाऊ कितने 13, एडवर्ड 18 और डाउन 21। ओके, फिर है एलोसोम। एलोसोम में आ जाओ, पहला नंबर 1 टर्नर सिंड्रोम, क्या है टर्नर। नंबर 2 क्लाइनफेल्टर, नंबर 3 जैकब सिंड्रोम और नंबर 4 सुपर फीमेल। ठीक है, टर्नर में बताओ किसकी मोनोसोमी है, मोनोसोमी 23वें की, मतलब लिंग की मोनोसोमी। अच्छा ये बताओ क्लाइनफेल्टर में क्या है, मोनोसोमी है ट्राइसोमी, किसकी 23वें की। जैकब में किसकी ट्राइसोमी 23वें की, और सुपर फीमेल में 23वें में। टर्नर में एक्स गायब हो रहा है या वाई गायब हो रहा है, एक्स। टर्नर ओनली महिलाओं में, क्लाइनफेल्टर ओनली फीमेल में, जैकब सिंड्रोम ओनली मेल में, और सुपर फीमेल ओनली फीमेल में। पटाउ सिंड्रोम ओनली, वेरी गुड, किसी में भी है ना। तो पटाउ है मेल फीमेल दोनों में, एडवर्ड किस में, मेल फीमेल दोनों में, और डाउन किस में, और ये सारे ये फिलोडेल्फिया कैटकरा ये भी, ये तो संरचना और दोनों हो सकते हैं। अब बताओ क्लियर हो गया, याद भी हो गया ना। तो बर्किट का लिम्फोमा बताओ 8 से 14, कैट्स कराई 5 या 5 से 15, फिलोडेल्फिया 22 से 9, और इसमें पटाओ बताओ जल्दी 13, एडवर्ड 18, डाउन 21। टर्नर बताओ मोनोसोमी किसकी 23वीं, क्लाइनफेल्टर में ट्राइसोमी, जैकब में ट्राइसोमी, सुपर फीमेल में ट्राइसोमी। अच्छा ये बताओ कौन सा डिजीज ऐसी है जिसको मंगलोइड बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम। कौन सी डिजीज है जिसमें ऐसे कटा हुआ तालू और ये होते हैं, पटाउ सिंड्रोम में। कौन सी जो डिजीज है, देखो ये बताओ, ये मैंने लिखा है कि 44+X0, ये बताओ कौन सी डिजीज है। ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, ऐसे लिख देंगे सिर्फ। अब ये बताओ एक बार 44+XXY कर दोगे ना इसे आंसर, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। ये भी इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछ जा सकते हैं। चलिए अब आ जाओ किस पर, जीन म्यूटेशन पर आ जाओ। अरे चलो थैंक यू, है ना। प्रमोद ऐसे कह रहे सर हमको पिला दो है। नहीं ये वाला करवा देंगे सारा, आप लोगों की प्रॉब्लम है ना ये जो डिजीज वाला इनका असलन, या तो एक बार मैं बैठ के आपको पूरे इनके रीनेम कर देना, नाम चेंज कर देना सब। हम्म, चलो अब आ जाओ, अब हम बात करते हैं किसकी, जीन म्यूटेशन की। देखो जीन उत्परिवर्तन से संबंधित विकारों के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, अब देखो एक चीज तो आपको पता है कि जीन है ना, ये क्या है, क्रोमोसोम का एक हिस्सा है तो है, मतलब है तो क्रोमोसोम से संबंधित बीमारी। ठीक है, ऐसा तो कुछ है नहीं, है तो जेनेटिक डिजीज और क्रोमोसोम से संबंधित है। क्रोमोसोम किससे बनते हैं,
डीएनए से। और डीएनए के खंडी क्या है? जीन। डीएनए के खंडी क्या है? जीन। अच्छा, एक तो पहले ये देखो कि जो जीन उत्परिवर्तन से जो जो विकार होंगे, इसका मतलब जो जीन है, जो डीएनए के जो खंड हैं, वो जीनों में उत्परिवर्तन होगा। जीन्स में क्या होगा? म्यूटेशन हो जाएगा। म्यूटेशन होता क्या है, पहले हमको ये पता होना चाहिए थोड़ा सा कि भाई ये म्यूटेशन है क्या, एक चीज। अब ये म्यूटेशन होता क्यों है, ये भी पता होना चाहिए। तो पहले मैं आपको है ना ये बात बताऊंगा, लेकिन अपन देख लेते हैं कि दो भागों में बांट के डिजीज के बारे में एक बार। तो हमको ये तो बात कर लेंगे कि जो जीन म्यूटेशन होता क्या है, ये किस वजह से जीन म्यूटेशन हो रहा है, और ये डिजीज क्यों हो रही है। तो देखो आप, पहले तो हम बात कर रहे हैं कि जो जीन म्यूटेशन है, इससे होने वाली बीमारी है कौन सी। एक बार हम उसको नाम लिख लेते हैं पहले तो, कि इनको भी हम दो भागों में बांटेंगे। देखो, इनको भी कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में। और दो भागों में हम किस टाइप से बांटेंगे, वही सेम अपने होगा कि क्या, एक तो ऑटोसोमल, क्या, ऑटोसोम्स, जो क्रोमोसोम्स होंगे उसमें, जो ऑटोसोम्स जो है ना, जो अलिंग गुणसूत्र, उन पर उपस्थित जो जीन है उसमें कुछ म्यूटेशन हो जाए। ठीक है, जो अलिंग गुणसूत्र है ना उनमें, तो जीन म्यूटेशन किस में हो जाए? ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स में। ठीक है, आपको पता है ये जो क्रोमोसोम पर जीन व्यवस्थित होते हैं, रेखीय क्रम में होते हैं, मैंने ये बताया था आपको। ठीक है, जीन कहां होते हैं बोलो? क्रोमोसोम्स पर होते हैं कि नहीं? और क्रोमोसोम पर किस क्रम में होते हैं? लीनियर, मतलब रेखीय क्रम में होते हैं, एक ये बात। और फिक्स होते हैं, क्या होते हैं? इनकी लोकस, जो लोकस है वो फिक्स है, इनकी स्थिति फिक्स होती है। अब उस स्थिति में यदि उस स्थिति से वो थोड़ा भी इधर उधर होगा तो डिजीज हो जाएगी। ठीक है, ये समझो आप अभी मोटी मोटी बात तो, कि जीन है वो क्रोमोसोम पर एक रेखीय क्रम में और एक निश्चित उसमें व्यवस्थित होते हैं। और जीन का मतलब क्या है? डीएनए के खंड। इसका मतलब जो डीएनए जिससे बना है, डीएनए किससे बना है? डीएनए तीन चीजों से बना है, वो हम बात करेंगे अभी, है ना। शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक और एक फॉस्फेट समूह, इन तीनों से मिलकर के डीएनए बनता है। इसका मतलब ये जो नाइट्रोजनी क्षारक, फॉस्फेट समूह, शर्करा है, ये जो संरचना बनी हुई है, ये जीन है। तो इनमें कुछ बदलाव हो गया, इसका मतलब जीन में बदलाव हो गया। इनमें बदलाव होते ही क्या होगी? डिजीज हो जाएगी। ठीक, यहां तक तो समझ में आई बात। अब आप आओ कि ये तो बीमारी कौन सी पढ़ेंगे हम, कि जो हमारे 44 गुणसूत्र हैं उनमें जो जीन उपस्थित हैं उन पे क्या हो जाए, कोई किसी भी वजह से उनमें म्यूटेशन हो जाए, उनमें उत्परिवर्तन हो जाए, तो एक बीमारी, मतलब कोई बीमारी होगी, वो इससे संबंधित होगी। दूसरा कौन सा, कौन से क्रोमोसोम होंगे बताओ? एलोसोम रिलेटेड। एलोसोम में जो, अब देखो आपको एक चीज समझ में आ गई, गुणसूत्र पर जीन होते हैं, तो क्या हो गया, एक तो जो ऑटोसोम वाले गुणसूत्र होंगे उनमें जो गुणसूत्र उन पर जो जीन है उनमें उत्परिवर्तन हो जाए। दूसरी बात, जो हमारे लिंग गुणसूत्र हैं एक्स और वाई, इनमें क्या हो जाए, इन पर जो जीन उपस्थित हैं उनमें क्या हो जाए, उत्परिवर्तन, तो कुछ ना कुछ बीमारी होगी। तो ये हम देख रहे हैं। अब आप आओ सीधा सीधा, देखो आप, अब यहीं से आपको है ना मेंस में जो क्वेश्चन अपन लिखेंगे, यहीं से शब्दावली आएंगे अपने पास। थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर चीज को सीखना। देखो एक दो चीज, आप ये जो जीन म्यूटेशन वाले हैं ना, एक दो तीन बातें इसमें आप यहीं पर नोट कर लेना, कि ये जो भी बीमारी हैं जीन म्यूटेशन वाली, भाई एक तो आप क्या बताओगे कि सर ये जेनेटिक डिजीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर है ये, एक बात। अब ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, ये सारी, ये हम ज्यादातर ये हैं, ये सिंगल जीन, सिंगल जीन और सिंगल जीन इनहेरिटेंस,
सिंगल जीन इनहेरिटेंस डिसऑर्डर है ये अब जो भी मैं आपको सारे डिजीज बताऊंगा ना, उन सब में ये बातें लिखेंगे, सब में एक ही बातें लिखनी है अपन को, ठीक है। सिंगल मतलब एकल जीन वंशानुगति विकार, एक बात, ठीक है। जो ये जो जीन होंगे ना इस पे, ये जीन होंगे, ये जीन क्या होंगे, या तो ये प्रभावी होंगे या ये क्या होंगे, अप्रभावी होंगे। अब ये प्रभावी और अप्रभावी क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो प्रभावी का मतलब ये होता है कि जो कोई पेरेंट है, उस पेरेंट के जो भी बच्चे हैं, उसकी जो संतति है, इधर ध्यान दो, जो संतति है, जो पेरेंट है, उसकी जो संतति होगी उसमें जो लक्षण प्रकट हो जाएं, जो लक्षण दिख जाएं, प्रकट हो जाएं, वो प्रभावी, और जो नहीं हो वो अप्रभावी। हम जब मेंडल का पढ़ेंगे, तो मेंडल का जब नियम पढ़ेंगे तो मेंडल ये बताता है कि जब पेरेंट्स, जैसे हमने मटर का पौधा लेकर जब वो करेगा बात, तो उसमें क्या करेगा कि दो जो जनक है, मेल और फीमेल, जब उसमें क्रॉस कराते हैं तो उनकी जो भी संतति होगी, जो भी ऑफ स्प्रिंग होगी ना, उस ऑफ स्प्रिंग में जो लक्षण दिख रहा है, प्रकट होगा, उसको हमने प्रभावी, और जो दिखेगा नहीं ना, अभिव्यक्त नहीं होगा, एक्सप्रेस नहीं होगा, उसको अप्रभावी। इसका मतलब ये जो जीन है, यदि संतति में दिख गया, प्रकट हो गया, तो इसका मतलब वो प्रभावी है, और वो दबा है, प्रकट नहीं हुआ, वो क्या है, अप्रभावी। मतलब ये तो डोमिनेंट, डोमिनेंट बोलेंगे इसको हम बोलेंगे रिसेसिव। तो जीन क्या होंगे, ये जीन है ना, या तो क्या होंगे, प्रभावी होंगे, या क्या होंगे, अप्रभावी है। अभी हम देख लेंगे कौन कौन से प्रभावी है, कौन कौन से अप्रभावी है। यहां पर आपके प्री में क्वेश्चन मैंने देखा एक अभी एक एग्जाम में, आपको मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन। तो उसमें एक क्वेश्चन लिखा हुआ था कि हीमोफीलिया जो डिजीज है ना, उसमें लिखा हुआ था कि ये जो बीमारी है, ये सेक्स से लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, ठीक है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। और तो उसमें वहां पर क्या कर रखा था, सेक्स लिंक्ड डोमिनेट डिजीज, सेक्स लिंक्ड डोमिनेट, लिंग सहलगन और प्रभावी बीमारी है। अभी क्लियर हो जाएगा, देखो आपका कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, और इनकी जो वंशानुगति होती है ना, वो मेंडल के नियमों के अनुसार होती है। तो आप क्या बताओगे कि मेंडलीय वंशानुगति होती है सब में, मेंडलीय वंशानुगति। अभी मेंडलीय वंशानुगति क्या होती है, ये हम मेंडल के नियम में पढ़ेंगे, ठीक है, इसकी तो अपन को हेडिंग लेने की जरूरत है नहीं। मेंडलीय वंशानुगति होती है, तो मेंडलीय वंशानुगति, ठीक है, मेंडलिज्म इन हेरिटेंस, ठीक है, मेंडलिज्म इन हेरिटेंस, मेंडलीय वंशानुगति। अच्छा अब देखो, इसमें एक जीन में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना, एक से जो ज्यादा जीन में अपन नहीं पढ़ रहे हम, कौन सी बीमारी पढ़ रहे हैं कि जो एक सिंगल जीन में म्यूटेशन की वजह से कोई प्रॉब्लम होगी, वो बीमारियां देख रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो मेंडलीय वंशानुगति होती है। तो ये दो तीन बातें आप मोटी मोटी दिमाग में रख लेना कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, मेंडलीय वंशानुगति है, एकल जीन वंशानुगति, ये सिंगल जीन इनहेरिटेंस डिसऑर्डर बोलते हैं इनको। और अब ये देखो, तो ये हमने देखा या तो ऑटोसोम पे जीन होगा उसमें, और या फिर एलोसोम पे। अब आप देखो ये जो जीन होते हैं, जैसे ये गुणसूत्र है, ध्यान देना इधर, मान लो ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पर जैसे मान लो ऊपर की तरफ जो गुणसूत्र हैं ये हैं एक्स और वाई, और नीचे सारे के सारे कैसे हैं, ये 44 गुणसूत्र हैं, 46 होते हैं ना टोटल, ये 44 और दो ही तो हैं लिंग। तो आप इन जीनों, ये जो गुणसूत्र है मैंने बताया था रेखीय क्रम में जीन स्थित होते हैं इन पे, ऐसे दिमाग में लगाओ। तो इनके साथ जुड़े हुए हैं ना, ये जुड़ रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि लिंक्ड है, क्या कह रहे हैं इनको, ये लिंक्ड है। तो हम ये शब्द यूज करते हैं कि जैसे मान लो सेक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक है, तो क्या कहेंगे, सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, सेक्स लिंक्ड बोलेंगे। और यदि ऑटोसोम के साथ जुड़ा है तो क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे हम, ऑटोसोमल लिंक्ड डिसऑर्डर। समझ गए ना बात, तो ये मैं शब्द यूज करूंगा तो आप समझ जाओगे इसका मतलब क्या है। तो सहलगन का मतलब है जीन जुड़े हुए हैं, स्थित हैं जिस गुणसूत्र पर, उसको एक शब्द यूज कर लेते हैं हम, सहलगन, हिंदी में, इंग्लिश में लिंक्ड, ठीक है। तो आप क्या बताओगे कि ये जो जेनेटिक डिजीज हैं, ये क्या बताओगे, या तो जो इसमें जो जीन होते हैं ना, ये जीन किसके साथ लिंक्ड होते हैं ना, लिंक्ड, लिंक्ड का मतलब क्या बताओगे, सहलगन होते हैं,
क्या होते हैं, सहलग्न होते हैं। और सहलग्न किसके साथ होंगे, या तो किसके साथ होंगे, ऑटोसोम के साथ, और या किसके साथ होंगे, एलोसोम के साथ। दो ही तो प्रकार के गुणसूत्र हैं। या तो किसके साथ होंगे बताओ, ऑटोसोम के साथ होंगे, या फिर वो किसके साथ होंगे, एलोसोम के साथ होंगे। देखो यहां तक आपने समझ लिया कि भाई जो जीन लिंक्ड जो होंगे, वो अपनों को पता है जीन जहां पर स्थिर जिस गुणसूत्र पर वो व्यवस्थित होते हैं, इसका मतलब ये है कि वो वहां पर ये जुड़े हुए हैं, गुणसूत्र से लिंक्ड है, मतलब सहलग्न है। ओके, तो ये जीन लिंक्ड होते हैं, तो क्या बताओगे, ऑटोसोम और एलोसोम पर। तो हम क्या बोलेंगे, कोई जो डिजीज होगी यदि मान लो यहां पर होगी, तो क्या क्या बोलेंगे उसको, भाई ऑटोसोमल लिंक्ड डिसऑर्डर। और पूरा क्या बोलेंगे, देखो ऑटोसोमल इससे जुड़ा है, तो क्या बोलेंगे, ऑटोसोमल है, लिंक्ड है। और देखो क्या है, ये जीन म्यूटेशन है ना, तो जीन, और देखो जीन में आगे देखो ऑटोसोमल, और क्या है, लिंक्ड सिंगल जीन इनहेरिटेंस डिसऑर्डर। एक ही लाइन में अपन बात करें, देखो। और अब जैसे मान लो कोई डिजीज है वो डोमिनेंट है, समझना ध्यान, मान लो डोमिनेंट है, डोमिनेंट का मतलब प्रभावी है, तो प्रभावी है तो क्या बोलेंगे, देखो क्या है, ऑटोसोमल, ऑटोसोमल लिंक्ड सिंगल जीन, और क्या है, मान लो डोमिनेंट है तो क्या बोलेंगे, डोमिनेंट इनहेरिटेंस डिसऑर्डर। और यदि रिसेसिव है तो क्या लगा देंगे, डोमिनेंट की जगह रिसेसिव। तो जीन या तो डोमिनेंट होगा या रिसेसिव। डोमिनेंट का मतलब क्या होगा कि प्रभावी, और प्रभावी लक्षण दिखेंगे, उसके जो बच्चे, जो भी पेरेंट हैं उनके जो बच्चे हैं, वो उसमें वो लक्षण दिखेंगे। देखो बार बार मैं एक शब्द बोल रहा हूं, वंशानुगति होगी, इनहेरिटेंस। इसका मतलब ये जो भी डिजीज है, क्रोमोसोमल और जीन, ये सारे की सारी कैसी बीमारियां हैं, ये आनुवांशिक हैं, हेरिडिटी है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। ठीक है, सारी की सारी क्रोमोसोमल और जीन के, ये भी अपन को यूज करेंगे शब्द कि ये सारे की सारी बीमारी क्या है, आनुवांशिक बीमारियां हैं, अर्थात एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये मतलब संचरित होती रहती है, ध्यान रखना ये बात। आनुवांशिक डिजीज है सारे की सारी, वो क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होंगी, एक बात। अब देखो ये जो ऑटोसोमल पर उपस्थित जीन में उत्परिवर्तन, एक होगा एलोसोम पर उपस्थित जीन में उत्परिवर्तन। एक बार मैं नाम लिखता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जीन क्या होते हैं, म्यूटेशन क्या होता है, डीएनए के कैसे बनता है, ये एक बार फिर बताऊंगा, पहले एक नाम लिख लेते हैं। तो देखो अब मैं यहां पर आ जाऊं सीधा, पहले इस पर आ जाते हैं, एलोसोम वाले, ये तो कम है। तो देखो ये जो है ना एलोसोम वाले, इस इसकी जो बीमारियों का नाम अपन बात करते हैं, कौन कौन सी हैं। एक तो है हीमोफीलिया, एक तो है हीमोफीलिया, एक है वर्णांधता, एक है वर्णांधता, एक है डीएमडी, और एक है जिसको हम बोलेंगे हाइपर ट्राइकोसिस, हाइपर ट्राइकोसिस। चार डिजीज हमको दिमाग में रखनी है। देखो एक तो है हीमोफीलिया, एक है कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, एक है डिकेन मस्कुलर डिसऑर्डर, और यह है हाइपर ट्राइकोसिस, हाइपर ट्राइकोसिस। ये है हीमोफीलिया है, वर्णांता है, डीएमडी है, और हाइपर ट्राइकोसिस है। ये चार बीमारियां हमको पढ़नी है, हीमोफीलिया, वर्णांता, डीएमडी और हाइपर ट्राइकोसिस। ठीक है, लिख लिया आपने, क्या क्या,
हीमोफीलिया, वर्णांता, डीएमडी और हाइपर ट्राइकोसिस। ये है डिकेन, डुकेन है ना, DUCCN, डिकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी है ये, है ना, डिसऑर्डर लिख दिया ना मैंने, डिस्ट्रोफी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ठीक है। DMD है ना, डिकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, डिकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ठीक है, चार है, क्या क्या? हीमोफीलिया, देखो हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, और यह डीएमडी है, और एक है हाइपर ट्राइकोसिस। क्या क्या? हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, और है डिकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, और एक है हाइपर ट्राइकोसिस। ठीक है, कर लिया नोट? तो इसमें देखो आप कैसे कि हमारा कलर है ना, हमारा कलर मस्त हाई है, हमारा कलर मस्त हाई पर रहता है, हमारा कलर मस्त हाई पर। ये देखो आपको मैं इस वजह से चीजें जोड़ के बताता हूं, जो जहां पर ट्रिक ये हमारे मेंस में काम आती हैं। वहां पर आपसे कई बार ऐसी चीजें लिखवा ले कि बताओ एलोसोमल जो जीन म्यूटेशन वाली बीमारियों के नाम, प्री में आपसे मिलान करवा ले तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हीमोफीलिया, वर्णांता, डीएमडी और हाइपरट्राइकोसिस, ये चार डिजीज है। यहीं पर आप देखो, एक बार मैं यहीं पर हल्का सा नोट भी कर देता हूं कि हीमोफीलिया है ना, ये देखो ये तो एलोसोम पर है, इसमें तो अपन को हेडेक है ही नहीं इधर। अब ये एलोसोम पर ध्यान रखना, जो हीमोफीलिया है ये इसका जो जीन है वो एक्स पर होता है, किस पर? एक्स पर। वर्णांता वाला का जीन है ये भी किस पर है? एक्स पर, ये भी किस पर है? एक्स। डीएमडी वाला है ये भी किस पर है? एक्स पर। देखो अपने को ज्यादा टेंशन की बात है नहीं। और ये हाइपर ट्राइकोसिस है ना, ये है वाई पर। ठीक है, ये तीन, हीमोफीलिया का जीन किस पर है? एक्स। वर्णांता का और डीएमडी का और हाइपर ट्राइकोसिस का हाइपर। एक बात और याद रख लो, ये तीनों का जो जीन है ना, ये तीनों के जो जीन है ये एक्स पे हैं, ये तीनों के मतलब चारों के ही, ये चारों के क्या है? अप्रभावी हैं। क्या है? अप्रभावी हैं। अब बताओ हीमोफीलिया जो है इसका जीन कौन से क्रोमोसोम पर होता है? एक्स पर। वर्णांता का, डीएमडी का और हाइपरट्राइकोसिस का किस पर? वाई पर। समझ में आ गया ये बात? तो अब आप देखो, मैं यहां पर ये बोलूं हीमोफीलिया को कि एक्स या फिर सेक्स लिंक्ड और क्या है? अप्रॉवी है ना, तो रिसेसिव डिजीज लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना? सब में रिसेसिव लिखूंगा मैं, सब में क्या लिखूंगा? रिसेसिव। तो आप दिमाग में रखेंगे चारों के चारे रिसेसिव है। रिसेसिव का मतलब क्या होगा कि ये जो जीन है, जो संतति में बीमारी के जीन तो रहेंगे लेकिन प्रकट नहीं होंगे। और प्रकट कब होंगे ये? अब यदि जब दोनों माता और पिता से उसके जीन आ जाएं तभी होंगे, ऐसे प्रभावी नहीं होंगे। वो प्रभावी कब होंगे? जब अब यदि मान लो कोई प्रभावी है तो उसके तो दिखेंगे, वो तो प्रभावी है तो उसके दिखेंगे। अप्रभावी है तो उसके पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी के जीन जाते रह रहे हैं, लेकिन वो रोग प्रकट नहीं हो रहा। प्रकट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो एक जीन से आ रहे हैं तो नहीं हो रहा। यदि मान लो कोई जो उसकी कोई मेल है उसकी शादी होगी, जैसे इनमें से कोई भी डिजीज है ना, और किससे होगी? उसकी शादी होगी जो फीमेल है, जो जो वो भी मतलब इससे ग्रसित है। ठीक है, मतलब दोनों यदि हैं तो अब जो भी उसकी संतति में जो वंशानुगति होगी तो वहां पर संभावना हो जाएगी, जब दोनों के जीन आएंगे इसके ऊपर तो वो तब वो डिजीज हो जाएगी। लेकिन आप बस अभी तो मोटा मोटी ये बात याद रखो कि अप्रभावी है, इसका मतलब है कि जो बीमारी के लक्षण प्रकट नहीं होंगे। ठीक है, जो भी संतति है, जो भी ऑफ स्प्रिंग है, उसमें उससे बीमारी के लक्षण प्रकट नहीं होंगे। और प्रभावी है तो लक्षण प्रकट होंगे। बस इतना दिमाग में रखो। हीमोफीलिया, इसका बताओ जीन किस पर है? एक्स पर। वर्णांत कलर ब्लाइंडनेस का एक्स पर। डीएमडी का और हाइपर ट्राइकोसिस का
अब देखो आप ये तो सब जानते हो कि हीमोफीलिया में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता, ये तो आपने खूब पढ़ा हुआ है ना, ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी, इसकी वजह से भाई जब रक्त बह जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है। कलर ब्लाइंडनेस में आपको ये जानते हो कि कौन सा, लाल, आप उस पे बत्ती पे जाते हो तो बत्ती कैसी होती है, लाल और हरी, तो उस लाल और हरी में पता नहीं कर पाता वो, कलर में अंतर नहीं पता चलता उसको, तो ये वर्णांत है। डीएमडी क्या होती है, ये देखो एक चीज बताऊं आपको, ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी है ना, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये 30 प्रकार की है। कितने प्रकार की हैं, 30। अब ये जो मैंने आपको डिजीज लिखी है ना, ये कौन सी डिजीज लिखी है कि जो हमारी आरबीएससी, बीएससी और एनसीईआरटी, 9th 10th के एनसीईआरटी, इनमें से छांट छूट करके जो पीआईबी में अपने जो हेल्थ डिपार्टमेंट में जो इन्होंने बता रखी है ये जो डिजीज, उसके बारे में आपको छांट छूट के लिख दी है भाई, सारी की सारी बीमारियां। ठीक है, अब इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां हैं, है ना, हमको तो हम जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग याद कर रहे हैं, तो ये डीएमडी है ना, डीएमडी मतलब इसमें जो डीएमडी में जो ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी है एक शब्द, तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी अपने पेशियों से संबंधित है, मसल्स दुर्बल हो जाती हैं, है ना, तो ये 30 प्रकार की बीमारियां हैं। कितने प्रकार की, 30। उस 30 में जो है ना डीएमडी, इस वजह से इसको मैंने लिखा है यहां पे क्योंकि हमारी राजस्थान सरकार है, इसने इस मस्कुलर डिस्ट्रोफी को रेयर डिजीज में शामिल कर रखा है। ठीक है ना, तो इस वजह से मैंने आपको यहां पर इसको लिखा था, नहीं तो 30 प्रकार की तो अपन को कितने ही याद करेंगे, अपन को मतलब ही नहीं है। अपन को तो इतना दिमाग में रखना है कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी का मतलब ये कि एक जेनेटिक डिजीज है और इसमें मसल्स प्रभावित होती हैं, और ये जो है ना डीएमडी वाली है, इसमें ये क्या है, ये इसका जो जीन होता है वो एक्स क्रोमोसोम पर होता है, बस हमको इस वजह से ये मैं आपको बता रहा हूं यहां पे। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली 4 डिजीज की, यहां तक याद होगी कौन कौन सी है, हीमोफीलिया, वर्णांतर, डीएमडी, हाइपरटाइकोसिस। हम एक एक के 50-50 वर्ड के हिसाब से पढ़ेंगे सभी को, लेकिन एक बार एक जगह अपना काम हो जाए, तो यहां तक देखो आप, ये तो समझ में आ गया। अब आ जाओ एक बार ऑटोसोमल पर, अब बात कर लें एक बार, अगले उस पर चले जाऊं स्लाइड पे, इस पर जगह भी नहीं है। कौन सी लिखूं, ऑटोसोमल लिखूंगा ना, ऑटोसोमल मतलब आप क्या बताओगे इसमें कि जो इनके जो जीन है ना, जीन किस पर होंगे, अलिंग गुणसूत्र पर, किस पर होंगे, अलिंग गुणसूत्र। अब मुझे एक बार ये बता दो कि लिंग गुणसूत्र वाले कौन कौन से हैं बीमारियां, बगैर देखे बताओ, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, डीएमडी और हाइपरट्राइकोसिस। हीमोफीलिया में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, लाल और हरे में विभेद नहीं कर पाता। और तीसरा मस्कुलर डिस्ट्रोफी में क्या बताया था, मसल्स वीक हो जाएंगी, है ना, उसको है ना चलना फिरने में दिक्कत आएगी। और चौथा हाइपरट्राइकोसिस में क्या बताया था, हाइपरट्राइकोसिस में ध्यान रखना कि हाइपरट्राइकोसिस का मतलब है कि कई आपने मेल देखे होंगे उन कानों पे बाल होते हैं, वो हाइपरट्राइकोसिस है। ठीक है, मेल के जो कर्ण पंडव है ना, इस पर बालों का होना क्या है, हाइपरट्राइकोसिस। ठीक है, क्या हाइपरट्राइक, समझ में आ गया। ये देखो आपको अब इस बार सेकंड ग्रेड का पेपर देखा हो आपने, उसमें क्वेश्चन पूछ लिया, सेकंड ग्रेड वाला जो होता है ना टीचर वाला, उसमें कि जो मानव है उसके कर्ण पल्लवों पर बालों का आना निम्नलिखित में से कौन सा डिसऑर्डर है, हाइपर ट्राइकोसिस। क्या है, हाइपर ट्राइकोसिस। ओके, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑटोसोम वाले की। किसकी बात कर रहे हैं हम, ऑटोसोम वालों की बात देखो। देखो इसको अपने एक ट्रिक से याद करेंगे। देखो देखो, हाँ तो हाइपरट्राइकोसिस है, मतलब इसमें भी ध्यान रखना, कानों पर भी कि मैं बात कर रहा हूं कर्ण पल्लवों पर, यहां देखो ये ऊपर है जो इसका कर्ण पल्लव वो होता है ना लास्ट में ऊपर, ये यहां पे, है ना, तो यदि है तो वो हाइपरट्राइकोसिस है। क्या, और सिम्टम्स नहीं, वो हाइपरट्राइकोसिस। इसको वैसे देखोगे कि आपको मैं बता रहा हूं बहुत सारी डिजीज है,
लेकिन ये अपने उसमें राजस्थान बोर्ड की किताब में स्पेशल लिखा हुआ है ये वाली बात कि हाइपरट्राइकोसिस का मतलब क्या है कि कानों पर बाढ़ आना। यदि कानों पर बाढ़ आना इसको हम दे देते हैं हाइपर। अब आप इसको जैसे आप देखोगे ना, आप इस हाइपरट्राइकोसिस को देखोगे तो ये महिलाओं से भी संबंधित है। ठीक है, जैसे मेल है इसमें यहां पर ऐसे बाढ़ आ रहा है, जो फीमेल होती हैं उनके नहीं आएगा ये, लेकिन उनमें क्या है कि उनमें कोई दूसरे सिम्टम्स दिखेंगे। ठीक, आप देखोगे कि अपन देखते हैं कि आपने कभी कोई गंजी महिला देखी है? नहीं देखी ना, तो इसका मतलब, और आपने, हाँ एक और बात है, किसी महिला के कानों पर बाल भी नहीं देखा होगा आपने। इसका मतलब आप ध्यान रखना कि ये जो वाई जीन होते हैं ना, यही करता है ये कानों पर बाल देने का काम, इसमें म्यूटेशन होगा। और जो गंजापन होता है ना, उसके जीन भी किस पर होते हैं? वाई पर होते हैं। तो इस वजह से महिलाएं गंजी नहीं होती। हाँ, वो किसी बीमारी से हो सकती हैं, मान लो फंगल इन्फेक्शन हो गया, या कोई प्रेगनेंसी के समय कोई ऐसे डिसऑर्डर्स हो गए, कोई और बीमारी, लेकिन ये है ना जेनेटिक नहीं होगा। तो जेनेटिक वो ये सिर्फ वाक हो सकती हैं, लेकिन ये क्या कि इनकी डिजीज होगी नहीं। तो हाइपरट्राइकोसिस का मतलब आप इतना मोटा मोटा दिमाग में रख लो क्या, कि जो मेल है उसके कर्ण पल्लों पर बालों का आना। ठीक, वो कोई ऐसे प्रॉब्लम भी नहीं है, ऐसा आप मत सोचना कि उससे कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, वो कोई बीमारी है नहीं, वो डिसऑर्डर है, एक ऐसा जीन में म्यूटेशन है उसकी वजह से यहां पर बाल आ गए। हाँ, तो देखो मैं आपको जो बता रहा था, इसमें इसमें अपन को दो तीन चीजें याद ऐसे याद करेंगे। एक बार पहले याद करो मेरे साथ में, देखो कि मतलब आप देखो क्या हुआ कि एक बार है ना, देखो आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, कि एक है ना एक मजनू टाइप का लड़का आया था है। हाँ, तो उसने क्या किया कि जो विवांग तो नहीं है यार, विवांग तो क्यों लगा रहे हैं? हाँ चलो कोई बात नहीं, अब सुन लो। तो एक है ना मजनू टाइप का लड़का है, तो वो एक लड़के के पीछे पड़ा जबरदस्ती। अरे मजनू होंगे वही तो पड़ेंगे। ठीक है, तो अब आप देखो, वो जो मजनू है वो पीछे पड़ रहा है जबरदस्ती। अब वो जो लड़की को है ना बार बार परेशान कर रहा है, कभी वो टिका के आ जाए, फिर वहां से आए ऐसे करते हुआ आ रहा है पूरा बात है, हिलता हुआ। ठीक है, अब अब वो क्या होता है कि वो लड़की को फिर वो पीछे पड़ रहा है, उसको तो बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। फिर वो जा करके एक दिन क्या हुआ कि उसको फिर लगाया और जा रहा है फिर हेलो, तो वो उसको जाके लड़की को बोल देता है कुछ, तो लड़की उसको पता है क्या कहती है कि हट, क्या बोलती है? ऐसे बोलते हैं हट, है ना। और अभी पी के आया है, हट अभी पी के आया है, हट अभी, है ना, पी के आया है, हट अभी पी के आया है। ठीक है ना, तो हट अभी पी के आया है, एक तो ये बात। और अब वो देखो और फिर क्या करेगी उसको, जब ज्यादा फिर वो नहीं मान रहा, नहीं, फिर वो उसको गुस्सा आता है, फिर हट हलकट, क्या बोलती है? हट हलकट बोलते हैं ना एक ऐसे गैस, हट हलकट। तो आपको क्या ध्यान रखना है, हट, फिर वो कहती है अलकट, हट अलकट अभी पी के आया है, हट अलकट अभी पी के आया है। फिर भी नहीं मान रहा हूं, ठीक है, फिर वो कर रहा है अरे मैं तो, है ना, फिर भी वो जबरदस्ती नहीं। अब उसने डांट दिया, फिर वो क्या कह रही है उसको, फिर क्या कह रही है? विवांग रहने दे बेटा। हाँ चलो, हट, याद करनी है अपन को, याद करना है, हट, बोलो हट अलकट अभी पी के आया है। ठीक है, एक ये बात करी, फिर भी वो नहीं मान रहा। पहले ये देखो क्या है, इनसे क्या बनता है, पहले ये देखते हैं, फिर आप फिर देखेंगे आगे। तो हट, इससे बनेगा हटिंगटन, हटिंगटन का कोलेरा। क्या बनेगा इससे? हटिंगटन का कोलेरा। फिर इधर देखो, ये जो अलकट है ना, एल केप्टो नूरिया, इससे बनेगा एल केप्टो नूरिया। फिर है जो ये अभी है ना, इससे हम बनाएंगे एल्बेनिजम, एल्बेनिजम, क्या बनाएंगे इससे हम? एल्बेनिजम। पीके,
पीके से हम बनाएंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो ये हमने 4 डिजीज के बारे में बात करी। क्या क्या है बोलो एक बार। हथीगटन का कोलेरा, बोलो एक बार। हथीगटन का कोलेरा, एक तो ये बात करी। फिर इससे हमने क्या बनाया, एल केप्टोनूरिया, एल केप्टोनूरिया क्या बनाया, एल केप्टोन्यूरिया। इससे हमने क्या बनाया, एल बेनिजम, एल्बिनिज्म। और इससे क्या बनाया, फिनाइल क्यूटोनेरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया। जो एल्बनिज्म है ना, इसको हम बोलते हैं रंजकहीनता भी बोलते हैं, रंजकहीनता। ठीक है, एक तो है फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसको जो फिनाइल कीटोन्यूरिया को है ना, इसको हम इसको पी के यू डिजीज बोलते हैं ना, कई बार सिर्फ पी के यू क्या बोलते हैं, पी के यू। क्या है, हट अलकट अभी पी क्या है, ये अपन को याद रखना है। तो हट से क्या बनाया आपने, हटिंगटन का कोलेरा। इससे क्या बनाया, हटिंगटन का कोलेरा। देखो ये अपन ने वैसे इससे कुछ नहीं, 4 डिजीज अपन को याद करनी है। ठीक है, क्या, हटिंगटन का कोलेरा, अल्कट से एल केप्टोन्यूरिया, अभी से एल्बिनिज्म, और पी के से पी के यू फिनाइल कीटोनूरिया। ये 4 बीमारी, ये तो ये हो गई, 4 तो ये हुई। फिर देखो आगे, अब देखो फिर, हाँ जो मैं आपको बता रहा था वो आगे चलो। तो फिर वो जो है ना, वो मजनू फिर लग रहा है नहीं मान रहा, फिर वो उसको डांटती, फिर उसको पता है क्या कहती है लड़की, कि थैले जैसी सड़ी शकल का आदमी, क्या, थैले जैसी सड़ी शकल का आदमी, क्या, थैले जैसी सड़ी शकल का आदमी। तो क्या याद रखोगे, थैले जैसी सड़ी शकल का आदमी। ठीक है, तो पहले क्या बताया था, हट अलकट अभी पी के आया है, हट अलकट अभी पी के आया है। और फिर क्या कह रही, थैले जैसी सड़ी शकल के आदमी। ठीक है, थैले जैसी सड़ी शकल के आदमी, नहीं ये तो थैले जैसी नहीं है चलो, थैले जैसी सड़ी शकल का आदमी। ठीक है, थैले जैसी सड़ी शकल का आदमी। थैलेसीमिया, क्या बेटा, अब अभी अपन कौन से पढ़ रहे हैं बताओ, लैंगिक तो 4 ही पढ़े हमने, अब कौन से पढ़ रहे हैं, अलैंगिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, थैलेसीमिया, देखो इससे अपन कुछ नहीं बनाना, सड़ी से, सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। सकल से सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। अब बताओ, आप इतने सारे बीमारी ऐसे याद कर सकते हो खुद से, हैं? अब थड़ी जैसे, मतलब थैले जैसी सड़ी शकल का आदमी कहां मिलेगा आपको, यही मिलेगा, हैं? अब वो तो ऐसे कह रहे सर आप ही हो, हैं? चलो देखो, थैलेसीमिया, क्या, थैले जैसी सड़ी शकल का आदमी, क्या बनाया, थैले से,
थैलेसीमिया, सड़ी से सिस्टिक फाइब्रोसिस और शकल से सिकल सेल एनीमिया। अच्छा, अपने जो ट्रिक है वो भी यूनिक है, आपको कहीं मिलेंगे और नहीं, है ना। लोग तो इधर उधर से कॉपी कॉपी करके करते हैं, अपन ने क्या है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड है अपना सारा, मतलब ऐसे रटना वाला नहीं है, अपना कॉन्सेप्ट बेस्ड है हर चीज। थैलेसीमिया, ठीक है ना, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस और सिकल, शकल से सिकल सेल एनीमिया। अब जैसे एग्जाम में क्या होता है, कई बार मेंस में ऐसे आ जाए कि किन्हीं 5 जेनेटिक डिसऑर्डर्स के नाम लिख दो, वहां पर सोचना पड़ता है यार कौन से थे। अपन को थोड़ा सा ट्रिक याद है तो अपन को एक शब्द याद आते हैं, अपन को याद आ जाता है अच्छा ये है कुछ, और फ्री में आप जो मिलान करवाते हैं ना। अब जैसे मान लो ऐसे ऐसे आ जाए कि निम्नलिखित में से कितनी बीमारियां ऑटोसोमल, मतलब ए लिंग जीन म्यूटेशन वाली हैं। आपको वहां पे 4 ऑप्शन दे दे, 5 ऑप्शन दे दें और उसमें लिख ऐसे पूछ ले कौन कौन सी हैं, तब बनाने के लिए। तो यदि आपने ऐसे पढ़ रखा है तो फिर आप कर दोगे आंसर। अब हमने क्या क्या पढ़े, देखो क्या क्या, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस और सिकल सेल एनीमिया, 7 डिजीज हमने ऑटोसोमल वाली पढ़ी है कि जिनके जीन कहां पे हैं, ए लिंग गुणसूत्र पर हैं, ऑटोसोम्स पर हैं। अब आप देखो कि इनमें है ना, आपको क्या एक चीज दिमाग में रखनी है मेन, कि सारे के सारे जितनी भी ये बीमारी हम पढ़ रहे हैं, इसमें आप देखो कि ये वाली है ना जो हटीगंटन का कोलेरा है, हटीगंटन वाली, सिर्फ एक यही डिजीज है कि जिसका जीन डोमिनेंट है, बाकी सब प्रभावी है, मतलब सब अप्रभावी है, सिर्फ ये प्रभावी है, ध्यान रखना। अब हमको एक टेंशन खत्म हो गई, सिर्फ हटीगंटन का कोलेरा है ना जो इनमें से। अब देखो और कोई बहुत ऐसी बीमारी ऐसे अटपटी दे दें तब तो बात अलग है, लेकिन ऐसे अटपटी देंगे नहीं, ये पढ़ने जाए सारी राजस्थान बोर्ड बोर्ड एनसीईआरटी हमने सारी खंगाल के। तो ये हटीगंटन का कोलेरा को ध्यान रखना, ये केवल यही प्रभावी है, बाकी सारी वो पढ़ी है ना हमने, देखो उधर लिंग गुणसूत्र वाली, और ये भी हमने 7 डिजीज पढ़ी है ना, तो 7 में से सिर्फ एक यही है, 6 की 6 क्या है अप्रभावी, और 4 वो भी क्या है अप्रभावी, इसमें केवल एक है ये प्रभावी है। हटीगंटन का जो कोलेरा है ये ब्रेन से संबंधित है, ब्रेन जो है ना उससे संबंधित है ना, मतलब ब्रेन का से मतलब क्या होता है इसमें, हाँ जो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है ना वो धीरे धीरे डिग्रेड हो जाती हैं, वो अपन बात करेंगे इसके बारे में 50 वर्ड के हिसाब से वो तो। लेकिन अब ये बताओ, अब ये सारे के सारे हमने बीमारियों की बात कर ली, एक चीज और देख लो कि ये जो है ना हटीगंटन का कोलेरा है, ये इसका जो जीन होता है वो होता है 4 नंबर वाले क्रोमोसोम पर। कितने नंबर पर होता है, 4 नंबर वाले क्रोमोसोम, और 4 नंबर आपको पता है 1 से लेकर 22 तक में 4 ऑटोसोमल है, ठीक है। ये जो एलकेप्टोन्यूरिया, एल्बिनिज्म और जो फिनाइल क्यूटिनेरिया है, इनके बारे में अपन को देखो, जो अपन इंपोर्टेंट है जो जीन उसी को अपन देखेंगे, है ना, सबको अपन नहीं देखेंगे। हाँ, फिर इसमें देखो ये जो थैलेसीमिया है ना, थैलेसीमिया, इसमें देखो आप जब थैलेसीमिया पढ़ोगे, एक तो आप एल एल एल्फा पढ़ोगे थैलेसीमिया, एक इसमें पढ़ोगे बीटा। तो ये जो एल्फा है ना इसका तो होता है 16वें नंबर पर, और इसका होता है 11वें नंबर पर। आप तो मोटा मोटा 16वां याद रख लेना तो भी हो जाएगा, है ना। थैलेसीमिया में ये जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है ना इसका जीन होता है 7 नंबर पर, कितने नंबर पर, 7 नंबर पर। और जो सिकल सेल एनीमिया होता है ना, इसका जो जीन होता है वो 11वें नंबर पर होता है। आप बोलते हो ना शकल में कितने बजे हैं, 12, ऐसे बोलते हैं, 12 नहीं बजाने आपको, कितने बजाने, 11। तो शकल में कितने बजे हैं, 11, तो आप ये ध्यान रखना, ठीक है। और थैला कितने रुपए का है आपका, 16 रुपए का। 11 का जरूरी नहीं याद रखो, लेकिन 16 है मेन, एल्फा है मेन जो है ना, एल्फा थैलेसीमिया है, क्योंकि बीटा में तो देखो ये सिकल सेल में भी हो जाता है। तो आपको 16 याद रखना है थैलेसीमिया वाले में, ठीक है। तो ये आपने देखो जीन म्यूटेशन के बारे में हमने बात कर ली। तो ये तो सारी बीमारी हो गई अपनी कंप्लीट, ये वाली। इनके बारे में कल अपन बात करेंगे 50-50 वर्ड के हिसाब से।
ठीक है। और कल अपन बात कर लेंगे थोड़ा सा जीन म्यूटेशन है क्या और डीएनए का संरचना कैसी होती है, तो वो हम क्योंकि जेनेटिक का ही भाग है तो उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो एक बार 5 मिनट रिवीजन तो करेंगे, है ना। हाँ, नहीं 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 नहीं, आज का काम आज, कल नहीं, कल तो फिर भूल जाओगे आप। देखो एक बार यहां आ जाओ, ये आपने बात करी जेनेटिक डिजीज वाली में, ठीक है। जेनेटिक डिजीज में, जेनेटिक डिजीज में आप देखो हमने संरचना और संख्या, संरचना वालों के बताओ कितने, 4 तरीके बोलो एक बार। डिलीटेशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। कौन सी बीमारी होंगी, 3 बोलो। फिलोडेल्फिया 22 सब बोलेंगे, देखो भाई, फिलोडेल्फिया 22, कैट क्राई और बर्किट का लिम्फोमा। ये इधर इधर ध्यान दो भाई, इधर ध्यान दो। आज आप थोड़ा सा चल रहे हो डिस्टर्ब, है ना, क्लास लगा दूंगा, ध्यान रखना। हाँ, फिर देखो इसके बाद ये जो संख्या है ना, संख्या में देखो आप क्या बता, संरचना में क्या देखा, फिलोडेल्फिया वाइस, कैट्स क्राई और क्या है, बर्किट का लिम्फोमा। ठीक है, अब बात करेंगे हम संख्या की। संख्या में आप देखो 2 प्रकार के हैं, ऑटोसोम और एलोसोम। ऑटोसोम वाले और ऑटोसोम का मतलब अलिंग गुणसूत्र, क्या है, अलिंग गुणसूत्र। अलिंग गुणसूत्र में अपन को 3 पढ़ी थी हमने, पटाऊ, एडवर्ड और डाउन। पटाऊ कितना, 13, एडवर्ड 18 और डाउन 21। फिर एलोसोम में बताओ कौन सा, टर्नर, क्लाइनफेल्टर और जैकब सिंड्रोम और एक सुपर फेमोल। टर्नर में क्या हुआ था, एक एक्स टर्न फीमेल में, और क्लाइनफेल्टर में एक एक्स एक्स्ट्रा, किस में, मेल में। जैकब में मेल में एक वाई आ गया और सुपर फीमेल में एक एक्स आ गया। तो ये क्या हो रहा है, सबके सब ट्राइसोमी। केवल टर्नर सिंड्रोम में क्या हो रहा है, 23वें की मोनोसोमी। बाकी तीनों में क्या हो रहा है, ट्राइसोमी हो रहा है। फिर हमने बात करी जीन वाली, किस पे, जीन म्यूटेशन वाले। इसमें भी हमने 2 भागों में बांटा, एक तो क्या ऑटोसोमल और एक हमने क्या बांटा, एलोसोमल। ऑटोसोम में हम, आप पहले ये बताओ, एलोसोम, एलोसोम में क्या क्या था, हीमोफीलिया, क्या, हीमोफीलिया, फिर वर्णांता, फिर डीएमडी और फिर हाइपर ट्राइकोसिस। इसके बाद किस पे आए हम, ऑटोसोमल में क्या बात करी तुम, हट, हट, अलकट, अभी, पी क्या आया है, हट से हठी गठन का कोलेरा, क्या, हठी गठन का कोलेरा। हट अलकट से एल केप्टोन्यूरिया, बोलो सब बोलो, एल केप्टोन्यूरिया। हट से क्या बना, हठी गठन, हट से बताओ, हठी गठन का कोलेरा। अलकट से एल केप्टोन्यूरिया, हट अलकट। अभी से एल्वेनिज्म, क्या, एल्वेनिज्म। हट अलकट अभी, पीके से फिनाइल कीटोन्यूरिया, क्या है, फिनाइल कीटोनेरिया। और फिर क्या था, थैले जैसी सड़ी शकल के आदमी, थैले से थैलेसीमिया, और फिर शकल से सिकल सेल एनीमिया, और सड़ी से सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्या, सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो क्या है, थैले जैसी सड़ी शकल का आदमी, थैले से थैलेसीमिया और सड़ी से सिस्टिक फाइब्रोसिस और सिकल से सिकल सेल एनीमिया। ओके।